ऑप्शन लेने के पहले जितना सोचना है सोच लो। ऑप्शन लेने के बाद ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपके मन में कि ऑप्शन हमें बदलना है। Fix once your option is fixed, do not ever think of changing it. A lot of people change their option. मैं नहीं बोलता हूँ कि it's a very recommendable choice. मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया था सेकंड अटेम्प्ट के बाद। माई मदर वॉज देयर, उन्होंने बोला तुम पढ़ चुके हो, देखो 251 से आई रीच 306। इफ आई कैन डू इट, एवरीवन एल्स कैन डू इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैमोमाइल टीवी टॉपर एंड इनिशिएटिव बाय एकेडमी। आज हमारे साथ हैं यशार्थ शेखर जी, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर 12वीं रैंक हासिल की है। तो बात करेंगे इनसे, जानेंगे कि क्या रहा इनकी जर्नी के अंदर में, क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ों ने इनको रखा मोटिवेट, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन जैसा आपको पता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो इनसे सीखेंगे, प्रिपरेशन के बारे में पूछेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में पूछेंगे, नोट मेकिंग के बारे में पूछेंगे, एवरीथिंग जो आपके मन में सिंगल डाउट है, मैं सारे डाउट्स इनसे पूछूंगा आपका रिप्रेजेंटेटिव बनके। तो सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। देखो, रैंक 12 जो है, मतलब एक मेरे लिए बता रहा हूँ मैं, सबके लिए, जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही है, मतलब रैंक 12 एक बहुत बड़ा सपना होता है। और मैं अच्छे से इसलिए भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैं भी बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी ही मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगा, मतलब कैसे आप फील कर रहे हैं? रैंक 12 बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो क्या आपके मतलब जो अंदर चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर कीजिए सर। बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। अब ये दिन बहुत कम लोगों की लाइफ में आता है, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, मेरी बहन, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड, और मेरी जर्नी जो कि बहुत लर्निंग वाली भी रही है। तो अब हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब आया था रिज़ल्ट तो इतनी खुशी हो जाती है 12वीं रैंक की कि द फर्स्ट थिंग दैट केम आउट ऑफ माई माउथ वाज 12वीं। मैं 12वीं चिल्ला रहा था कि मतलब 12वीं रैंक, बिकॉज किसी को कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका नाम लिस्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 12वीं रैंक मिल जाएगी। और ज्योग्राफी ने भी दिलाई है, तो और आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो इस मामले में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ज्योग्राफी एज वेल। तो ज्योग्राफी के सब बारे में बात करेंगे पहले, बट जैसे आपने बताया कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया रैंक 12, तो आप मतलब एकदम 9th क्लाउड के ऊपर थे। सो मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि जो रैंक 12 जो आपने अचीव की है, तो क्या आपको बिलीव था कि आप रैंक 12 अचीव कर लेंगे, मतलब 12 रैंक आप लेके आएंगे, या आप भी मतलब जैसे अभी आपने वैसे बता भी दिया मुझे कि आप ये सोच रहे थे कि शायद लिस्ट में नाम आ जाएगा, बट रैंक 12 क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप इस पोजीशन के ऊपर आएंगे? रैंक 12 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। मेरा मन ये था कि मेरी रैंक उस रैंक तक आ जाए, आई थिंक 75-76, जहाँ पे मेरे को मेरी सर्विस ऑफ प्रेफरेंस मिल जाए, विच इज़ IAS। अब लेकिन इतना लग रहा था कि लास्ट ईयर भी मैंने आई क्लियर्ड मीन्स, मैं इंटरव्यू देने गया था और मेरी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा नेम फाइनल लिस्ट में नहीं था। तो इस बार मैंने अपनी मिस्टेक्स पे वर्क किया। उनमें से एक मिस्टेक्स ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेटेड भी थी। पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मैंने वो वैसे ही कोशिश किया कि मैं उस पर इम्प्रूव करूँ। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा नाम लिस्ट में होगा, पर 12 रैंक तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब गॉड विल बी सो ग्रेटफुल, गॉड विल बी सो काइंड टू मी कि मेरे को 12वीं रैंक मिलेगी। सर, गॉड विल ऑलवेज काइंड टू देम जो हार्ड वर्क करते हैं, और मेरे हिसाब से आपने हार्ड वर्क बहुत किया। गाइज, ये जो बात मैंने पूछी थी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है, कि आपने एक्सपेक्ट किया था, बट ये सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर बार जब हम पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इस प्रिपरेशन में, इस जर्नी में जाते हैं, तो एक चीज़ हमें हमेशा रहती है, वो होता है डाउट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ना मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं हूँ, क्या मैं शायद वो काम नहीं कर पाऊंगा। और ये कोई नई बात नहीं है। सर ने मेहनत की, 3rd अटेम्प्ट के अंदर में इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है, बट 3rd अटेम्प्ट के बाद में भी इनको ये नहीं लग रहा था कि इनकी रैंक 12 आ जाएगी, मतलब इस अच्छी रैंक पर ये आएंगे। ऑब्वियस ही बात है, ये सोच रहे थे कि मतलब बिलो 100 तक उन्होंने मेहनत की है, डेफिनेटली इतना वो सोच रहे हैं। बट आप देख सकते हैं, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस जॉब के लिए नहीं बने हैं या आपसे नहीं होगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप बस मेहनत कीजिए, और अपने मेहनत पे आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है। सर, 3 अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट क्या रहा, सेकंड में क्या रहा, और थर्ड, मतलब ये जर्नी मतलब मेरे हिसाब से 3rd अटेम्प्ट तक की काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी है और बड़ी भी है।
क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको मोटिवेट रखा? सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं बता देता हूँ सर का ये थर्ड अटेम्प्ट था। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक हम गए थे, एक बार आप प्लीज़ उसको बताइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। ओके। सेकंड अटेम्प्ट आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, क्लियर्ड मेंस, वेंट टू द इंटरव्यू स्टेज। और इंटरव्यू में मेरा टोटल मार्क्स ऐड होके आया था 931 और कट ऑफ 944 था। सो मैंने कट ऑफ लिस्ट मिस कर दी थी, मतलब फाइनल लिस्ट मिस कर दी थी बाय अराउंड 13 मार्क्स। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट, इसमें प्री मेंस और वो क्लियर होके आई हैव एंडेड अप विद अ रैंक 12वीं रैंक ली है इस बार। ठीक है जी सर, सर। क्या मतलब लंबी जर्नी रही है, तो मतलब क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट रखा? क्योंकि यूजुअली जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप देते हैं और प्रीलिम्स नहीं होता है तो एक मतलब आप बैकफुट पे चले जाते हैं, ठीक है, काफ़ी डिमोटिवेशन होता है कि यार क्या कर रहा हूँ। आपने मतलब क्या सोच के आप मोटिवेट रहे और क्या सोच के आप यहाँ तक आ पाए? आई थिंक मोटिवेशन का कारण यही था कि हमेशा से बस आईएएस ही बनने का सपना देखा था, मतलब एवर सिंस आई वाज इन क्लास 10th। तो जब मैंने 11th-12th के सब्जेक्ट भी लिए तो ह्यूमैनिटीज़ ले लिया था, क्योंकि आईएएस बनने का मतलब बहुत शौक था मुझे। और इस चीज़ ने हमेशा मोटिवेटेड रखा। साथ में मेरे मदर फादर दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आई वांटेड टू डू दिस। तो उससे भी एक अलग ही मतलब जज्बा आ गया कि हाँ यार अब उनको भी करके दिखा देना है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि जो सिविल सर्विसेज है ना, उस कुछ का जो आप जॉब प्रोफाइल देखेंगे बहुत वेरिएंट है, स्पेशली आईएएस का। आप आज हेल्थ में काम कर रहे हो, कल एजुकेशन में काम कर रहे हो, परसों आप क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हो। सो इस तरीके से जॉब प्रोफाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है एक लौती वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री जो इतना एक्सपोजर जो आपको एक्सपोजर दे रही है, एंड एट द सेम टाइम आपको इतना सब कुछ करने को मिल रहा है, साथ साथ जिससे आप एक मूलभूत परिवर्तन भी ला सकते हो अगर आपका मन हो। जैसे हम कभी देखते हैं किसी व्यक्ति को कोई काम करते हुए, हम कहते हैं कि यार मैं होता तो मैं ऐसे करता। ये आपको जॉब उस पोजीशन पे ला सकती है जहाँ पे आप अपना जो विजन है किसी चीज़ को लेकर आप उसे इम्प्लीमेंट करो, और उस विजन से आप चेंज भी आप देख सकते हो कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा। तो आई थिंक ये 3-4 चीज़ें थी जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। गाइस, सबसे पहला सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे यही लगता था, और सर ने इस बात को आज ना प्रूव भी करी, और मैं इनसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। आपको पता है, देखो ज्योग्राफी सेम चीज़ है। तो सबसे जो बड़ा मोटिवेशन होता है ना यूपीएससी की तैयारी का, वो यही होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्जाम के बाद में आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है। दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। सर फाइनल बात आपने बोली कि आपकी फैमिली ने काफ़ी आपको सपोर्ट किया, तो एक बार आप थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड आप बताएंगे प्लीज़। मेरे फादर हैं, आई हैव अ मदर, एंड मेरी एक बहन है मेरे से छोटी है। मदर हाउसवाइफ या मदर माई होम मेकर है, और माई फादर इज़ अ जज इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। राइट नाउ ही इज पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट जज इन बलरामपुर, यूपी। तो हमेशा से उनका सपोर्ट रहा है, दे वर द कॉन्स्टेंट सपोर्ट फॉर मी। उन्होंने ये बोला था कि अगर तुम 6th अटेम्प्ट तक भी जा रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कभी किसी चीज़ की, मतलब मैं तो गाज़ियाबाद में रह के मैंने पढ़ाई करी है, तो मेरे साथ माई मदर यूज्ड टू स्टे विद मी। तो कभी खाने का कभी इशू नहीं होता था, कपड़े धुलने का कभी कोई इशू नहीं, कोई चीज़ है, पेन भी लाना है तो मेरे को कभी नहीं मेरा टाइम नहीं वेस्ट होता था। तो हमेशा कह देते थे कि जो भी काम है तो हमको बता दो, हम कर देंगे, तुम्हारा काम केवल पढ़ाई है। अब ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। अब मैंने देखा है कई बार थर्ड अटेम्प्ट तक जाने तक बच्चों को मतलब कुछ टॉन्ट भी मार देते हैं कि नहीं हो रहा है। आज तक मैंने अपने घर में नहीं सुना। तो इस तरह का सपोर्टिव एटमॉस्फेयर था, तो थोड़ा सा एक मेंटल फ्रीडम भी रहती है, यार नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम फिर से मेहनत करके आएंगे। और ये हुआ भी था। लास्ट ईयर जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज एक्सपेक्टिंग माय नेम इन द लिस्ट, और ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में जब नाम नहीं आया मेरा, तो दे वर द सपोर्टिंग पिलर्स फॉर मी। उन्होंने बोला कि नहीं, फिर से जाओ एक अटेम्प्ट में, कुछ नहीं होता, एक बार नहीं हुआ दोबारा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। मुझे लगता है सर सेकंड टाइम में ना होना एक अच्छी चीज़ थी आपके लिए, तभी आपने मतलब दोबारा से चीज़ों को पैक किया। आप थर्ड में मतलब रैंक 12, मतलब शायद उतनी अच्छी रैंक ना आ पाती, ठीक है, और आप उससे शायद सैचुरेट भी होके आप शायद जॉब करने भी लग जाते। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। नहीं, मैं तो 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, अगर हो जाता तो मेरे को कोई जॉब मिल जाती, या तो मैं ट्रेनिंग में चला जाता। तो जितना टाइम मैं अभी डेडिकेट कर पा रहा था प्रिपरेशन के लिए, 3 महीने जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उतना मैं नहीं कर पाता। तो मैं तो आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। और एक बड़ा सेक्रीफाइस है सर, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, ठीक है, जो फादर हैं वो जॉब करते थे बट स्टिल मदर आपके साथ रही, उन्होंने आपको संभाला। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ में ये भी होती है, मैं एक बार पेरेंट्स से भी बात करना चाहूँगा। देखो, ये प्रिपरेशन ना, ये जर्नी ना खुद आपके बच्चों की नहीं है, ये जर्नी आपकी भी है। ये आपके भी टेम्परामेंट को टेस्ट करेगी, ये आपकी भी डेडिकेशन को टेस्ट करेगी। सर के साथ उनकी मदर जो है उन साथ रही हैं, कंप्लीट उन्होंने अपना डेडिकेशन, सर बोल रहे हैं 1 मिनट उनका वेस्ट नहीं होता था, पेन कॉपी सब पेरेंट्स इनके लिए अरेंज करते थे। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है आपका बच्चा शायद थोड़ा कमज़ोर हो,
शायद वो उस लेवल का ना हो जो आप सोच रहे हो, शायद उन्होंने आपकी आज तक की वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना की हो, बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक बार उनका साथ ज़रूर दीजिए, हो सकता है कि अगली बार 12वीं रैंक जो है वो शायद आपके घर से हो। सर ये सब बात होती है हमारी जनरल, मैं थोड़ा सा आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मतलब मेरी क्यूरियोसिटी है जो मैं जानना चाहता हूँ कि रूरल बैकग्राउंड था आपका या अर्बन सेटिंग में रहे हैं आपकी, जैसे जो हमारी जो पढ़ाई है वो अर्बन सेटिंग से हुई है या रूरल बैकग्राउंड से आपने तैयारी की है? मेरी हमेशा अर्बन में ही रही है। माई फादर वॉज ऑलवेज ट्रांसफर्ड आफ्टर एवरी थर्ड ईयर, तो हम शहर में ही रहते थे। तो मैंने बहुत सारे शहरों में रह कर अपनी एजुकेशनल जर्नी कंप्लीट करी है। मैंने क्लास 10th अपना सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ से किया है, एंड क्लास 11th and 12th आई हैव डन फ्रॉम लमार्टिनिया कॉलेज लखनऊ। ओके। पर स्कूलिंग हमेशा अर्बन रही है। नाम जो आपके स्कूल कॉलेज के हैं सारे अंग्रेजों टाइप के हैं, बट मुझे वो मतलब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पर्सनली ना वो एक जो फील आ रहा था, एक जो टच आ रहा था कि वो जो ग्राउंड से कनेक्टेड लोग होते हैं वो आपके अंदर मुझे टच आया। तो दैट्स वाई मैंने पूछा, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो इनहेरिट होती है गांव के लोगों के अंदर में, तो दैट्स वाई आई आस्क। तो क्या इसका कोई बेनिफिट मिला सर आपको कि रूरल बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो एजुकेशन का लेवल शायद उतना अच्छा नहीं है, बट अगर अर्बन सेटिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन थोड़ी सी अपर पेडेस्टल पे है, तो क्या वहाँ से कुछ आपको लगता है कि कोई ऐसी एडवांटेज आपको मिली हो कुछ इस टाइप? मुझे लगता है कि एजुकेशनल थोड़ा अच्छा हो गया मेरा। अब ऐसा होता है कि कभी कभार यू गेट ट्रांसफर टू अ वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं रहा हूँ मैनपुरी में, इट्स अ वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। या फॉर्चुनेटली जब मैंने अपना क्लास 12th कर लिया, माई फादर वॉज ट्रांसफर टू औरैया, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। या नॉट सो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जैसे बिजनौर में भी मैंने अपनी एजुकेशनल की है। तो चूंकि मैं अर्बन एरियाज़ में रहता था तो मुझे एक ना एक स्कूल हमेशा मिल ही जाता था जहाँ पे पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती थी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपका इनर मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग गांव में रह के भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, बहुत रूरल बैकग्राउंड्स में रह के। तो मोटिवेशन तो खुद से आना पड़ेगा, चाहे आप शहर में रहो चाहे आप गांव में रहो। पर थोड़ा सा शहर में आपको जो एंसिलरी चीज़ें या इन्वायरमेंट हो जाता है वो थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, थोड़ी सी आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी। पर कभी कभार आप अच्छे शहर में भी आ जाते हो, जैसे मैंने अपना 2nd, 3rd, 4th आई हैव कम्प्लीटेड फ्रॉम गाजियाबाद ओनली, और फिर 10th, 11th, 12th फॉर्चुनेटली माई फादर वॉज ट्रांसफर टू लखनऊ, तो मैंने 10th, 11th, 12th लखनऊ से कर लिया। पर अगर मैं नहीं भी होता मेरा ट्रांसफ़र वहाँ पर, इवन देन आई वुड हैव गॉन फॉर सिविल सर्विसेज। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता, तो हो सकता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज ना मिलता, पर डायरेक्शन वही थी। रास्ते अलग हो सकते थे पर डायरेक्शन तो वही थी कि सिविल सर्विसेज करना है। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज होता है अर्बन एरिया में रहने का, पर ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया वाले नहीं होते हैं। मतलब आपके दिमाग में पहले से क्लियर था कि आपको बनना तो आईएएस ही है? अब ऑब्जेक्टिव तो यही था, मतलब मेरी, अब चूंकि माई फादर इज़ ऑल्सो इन अ गवर्नमेंट जॉब एंड आई ऑल्सो वांटेड टू गो इन गवर्नमेंट जॉब। मेरा कोई बिजनेस की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा था नहीं, और ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने सोच रखा था कि आई वांट टू गेट। एक्चुअली हम बात भी कर रहे थे, ठीक है सर, बेसिकली लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ हर बच्चा आज एक बार तो सोचता ही है कि उनको आईएएस ऑफिसर बनना है। मतलब ज्योग्राफी से क्या मतलब कोई विशेष प्यार लगाओ, कोई स्पेशल अटैचमेंट? नहीं, मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था। पहला चीज़ तो इंटरेस्ट था, दूसरा चीज़ ज्योग्राफी एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि आप थोड़ा सा ट्रैवल टूरिज्म में इन्वेस्ट हो जाओ। थर्डली मुझे एटलसेस बहुत पसंद थी हमेशा से, और तो मैपिंग हमेशा वाज वेरी इजी फॉर मी। और आई थिंक 4th रीज़न वाज द फैक्ट कि बहुत पहले से मैंने देखा था बहुत लोग ज्योग्राफी ले रहे थे, बट समहाउ एक परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि ज्योग्राफी अच्छा नहीं कर रहा है, पर मेरे को कभी फ़र्क नहीं पड़ा उस परसेप्शन से। सो अब जैसे लोग चूज़ करते हैं कि यार हमें ये ऑप्शन लेना है, तो मुझे कभी चूज़ नहीं करना पड़ा। द डे आई ग्रेजुएटेड इन 2018, तो उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार ज्योग्राफी ही लेना है, तो चूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं। तो दैट वॉज अ नेचुरल ऑर्गेनिक सिलेक्शन ऑफ एन ऑप्शनल। अब हो सकता है कि 3rd अटेम्प्ट तक जाने पर और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई हो, बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माई ऑप्शनल। कभी एक बार बस ख्याल आया था 2nd अटेम्प्ट में नहीं होने पर कि यार ऑप्शनल बदल दूँ कि ना बदलूँ, लेकिन उसके बाद कभी ये ख्याल आया नहीं। माई मदर सपोर्टेड मी देयर कि यार कोई ज़रूरत नहीं है बदलने की, उसी को रखो। और कहते हैं ना लॉयल्टी पेज डिविडेंड्स, वही हुआ। तो लॉयल्टी डिड पे डिविडेंड। एक्चुअली मतलब आपका तो मुझे लगता है कि मतलब डिसीजन बहुत क्लियर था। यूजुअली जब ऑप्शनल चुने जाते हैं, क्या एक बेसिक चीज़ होती है जिससे हम, आपने बोला कि वो सेलेक्ट करना चाहिए हमें, तो वो मैं एक जानना चाहता हूँ कि ये चीज़ अगर हो जाती है तो देन हमें सोचना चाहिए कि हमारा ऑप्शन सही है, और ये सोच के ही हमें ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए? आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंटरेस्ट, क्योंकि आप जानते नहीं हो कि आपका 1st अटेम्प्ट में हो रहा है, 2nd में हो रहा है, 3rd में हो रहा है, तो आप उस ऑप्शन को कब तक खींच के ले जा सकते हो।
आपको वही चीज़ पढ़नी है फिर से, आप तभी पढ़ सकते हो जब आपका इंटरेस्ट हो। मेरा हमेशा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए कभी चॉइस वाली इशू नहीं बनी। और जब इस बार भी पढ़ना था थर्ड अटेम्प्ट में, तो भी मैंने बहुत मन से पढ़ा, हमेशा इसलिए पढ़ा क्योंकि हमेशा जो भी टॉपिक होता था ज्योग्राफी, मुझे लगता था यार बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। तो फॉर मी टू बी एबल टू कनेक्ट इट टू द रियल वर्ल्ड, अब दुनिया में जो भी हो रहा है, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे आज अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हाईवेज कंस्ट्रक्शन हो, एवरीथिंग इज समहाउ कनेक्टेड टू योर ज्योग्राफी सिलेबस। और तो मुझे लगा कि यार इससे दुनिया भी सीखने को मिलेगी। पर तो वो सब जो नए नए आयाम जो समझने में आए, वो इसीलिए आए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक दैट वन शुड फीचर इन while deciding their option, it is the interest only. मैं थोड़ा सा और डिग करूंगा सर, मतलब हम ये भी बोल देते हैं कि इंटरेस्ट में, मतलब कैसे पता चलेगा इंटरेस्ट भी किस चीज़ में है? मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा कि मुझे लगेगा कि ये मेरा इंटरेस्ट है? बच्चे ऐसे भी सवाल पूछते हैं हमसे। तो अगर मैं तो बताता हूँ, मेरा एक अप्रोच क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी बच्चा है, मान लो कोई इंजीनियरिंग करके आया है, तो उसको नहीं पता कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ आएगा, क्योंकि उसने ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत पहले छोड़ दिए थे। एक टेक्निकल जो फील्ड में जो चला जाता है 11th-12th साइंस साइड से लेके, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स के अंदर में अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। 10th क्लास के बाद किसी ने किया नहीं होता। तो मेरा मानना क्या होता है कि आप 1 महीना 2 महीना जो है वो जीएस पढ़ो, सिर्फ जीएस पढ़ो, जीएस में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, देन यू विल फाइंड आउट कि आप कहाँ पे अच्छा कर पा रहे हो। तो मैं ऐसा बताता हूँ, मैं सबको यही बताता हूँ, बट एक बार मैं चाहता हूँ, क्योंकि रैंक 12 से जब ये सुनेंगे ना, थोड़ा इनको विश्वास होगा कि हाँ यही इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका है। या कोई आपकी कोई अलग स्ट्रैटेजी हो, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट तो बस मेरे लिए बना है? जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी इन जनवरी 2016, वेरी ब्रीफली, वेरी प्रिलिमिनरी वाली प्रिपरेशन थी वो। तो मैंने जब सब्जेक्ट स्टार्ट करे, जैसे आप बता रहे हो कि आप कह देते हो स्टूडेंट्स को कि वो 2 महीने तक एनसीईआरटीज़ पढ़ो, तो मैंने भी एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज अमंगस्ट ऑल दी एनसीईआरटीज़ आई फाउंड दैट रीडिंग ज्योग्राफी वाज द ईजीएस्ट थिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। तो मुझे समझ में आया कि ज्योग्राफी ले लेते हैं, वरना इंटरेस्ट तो हमेशा से था, लेकिन जब मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ा तो वो इंटरेस्ट ना इट टर्न इनटू अ कन्फर्मेशन कि यार हाँ यार ऑप्शन लेना है तो यही लेना है। तो वही है पढ़ने वाली स्ट्रैटेजी है। और दूसरी चीज़ ये थी कि एटलस में हमेशा मेरा इंटरेस्ट था, तो मेरे को कभी कुछ खोजना नहीं पड़ा। तो हमेशा मैं जब बच्चा भी था तो आई यूज्ड टू टेक एटलस एंड सिट विद इट फॉर आवर्स, मुझे बहुत मज़ा आता था। अच्छा सर, आपने एक एनसीईआरटी की बात की, तो मतलब हमारे टाइम पे एनसीईआरटी ज़रूरी इसलिए होती थी कि बिकॉज उस समय पे कोई ऐसा मटेरियल था नहीं कि हम पढ़ सकें। एनसीईआरटी इज़ फॉर द बेसिक थिंग, ठीक है, बेसिक चीज़ों के लिए हम करते हैं। और कोचिंग में हम जब जाते थे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, कोचिंग में हम जाते थे तो हमें 1 साल में ये पता चलता था कि अच्छा ये पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। स्टार्टिंग में हमें ये पता चलता था कि बस ये पढ़ना है, हमें कोई भी एक नई टर्म समझ के हम सुन के आ जाते थे, यार बहुत सही है। बट 1 साल की कोचिंग के बाद हमें सिर्फ ये पता चलता है कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी अगर आज हम देखें, बिकॉज आज यूट्यूब भरा हुआ है सर, हमारे टाइम पे कुछ नहीं था यूट्यूब पे। हमारे टाइम पे यूट्यूब एक बार खोलने के ऊपर 300 MB डेटा चला जाता था, बड़ी टेंशन होती थी, 100 रुपये का डेटा गया। बट आज जो है डिजिटल एरा है, तो आज के एनसीईआरटी हमें करनी चाहिए या अपने पास जो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनकी हम सहायता ले सकते हैं? एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। विदाउट एनसीईआरटी आप यूपीएससी में जर्नी बिकम्स वेरी टफ, क्योंकि जितने आपके क्लियर होंगे बेसिस या कॉन्सेप्ट्स, उतना अच्छा आपका फाउंडेशन बनेगा एंड देन यू विल बी एबल टू बिल्ड एडवांस कॉन्सेप्ट्स ओवर देम ओनली। और फिर एनसीईआरटीज़ में कुछ अच्छे डायग्राम्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स इवन एडवांस बुक से भी बेटर एक्सप्लेन होते हैं। तो एनसीईआरटीज़ तो पढ़ना ही है। और मेरे समझ से मैंने भी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, और जो मतलब ऐसा नहीं है कि जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, जिस साल 2018 में मेरी सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, उस टाइम पर डिजिटल मीडियम्स नहीं थे। देयर वर नंबर ऑफ डिजिटल मीडियम्स, बट स्टिल आई रियलाइज्ड कि यार अगर आप नहीं जा रहे हो, बेसिक से नहीं जा रहे हो, तो जर्नी विल बिकम टफ, क्योंकि आपको चाहिए ही चाहिए एनसीईआरटी टू बिल्ड द कोर बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप चाहें, अगर आपको ऐड करना है तो आप ये यूट्यूब चैनल ऐड कर दो, वो यूट्यूब चैनल ऐड कर दो। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी में, आप उसको सर्च कर दो यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। अब तो बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स के, तो वो करना है। बट यू कैन ऐड नाउ दीज डिजिटल थिंग्स एज एन एडिशनल टू योर प्रिपरेशन, ताकि आपका जो कोर है वो और अच्छे से बिल्ड हो जाए। पर एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी है। मैंने तो सबकी एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, हिस्ट्री की पढ़ी हैं, न्यू भी पढ़ी है, ओल्ड भी पढ़ी है, तमिलनाडु बोर्ड की बुक भी पढ़ी है हिस्ट्री के लिए। वही है, ये एडिशनल हो गए। ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ी है। पॉलिटी की एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ी है, जस्ट टू गेट हैंग ऑफ इट। इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू लक्ष्मीकांत ओनली।
तो लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, एंड समबडी इफ आई कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका बहुत वीक है फाउंडेशन, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6th ऑनवर्ड। आई डोंट रिकमेंड कि आप 6 से पढ़ो, 11th 12th इज मोर देन सफिशिएंट, बट एटलीस्ट 11th 12th की पढ़नी ही पढ़नी है। तो बेसिकली एनसीईआरटी इज फॉर द फाउंडेशन। फॉर द फाउंडेशन एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा करती है। जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू सर भाई आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगी, तो यू हैव टू गो थ्रू द एनसीईआरटी एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट और आपको स्टार्ट, देयर इज नो नीड टू स्टार्ट विद द 6th एंड गो टू द 12th। आप यू कैन डायरेक्टली गो टू द 11th एंड 12th, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन की। सो आप सब लोग जानते हैं इट कम्स इन 3 स्टेज। फर्स्ट अगर हम बात करें प्रीलिम्स, देन आपका मेंस एग्जाम होता है एंड देन इंटरव्यू। मैं बात करूंगा सर से कि क्या अलग अलग स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो की और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या अलग अलग चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। बात करेंगे बुक्स की, बात करेंगे इनकी स्ट्रैटेजी की, बात करेंगे कैसे इन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, नोट मेकिंग कैसे की, किस तरीके से इन्होंने रिवाइज किया, डेली शेड्यूल क्या था, कितने आवर्स का इन्होंने प्रिपरेशन किया। सर सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी, आपका जो पहला स्टेज है, मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज होता है वो यूपीएससी प्रिपरेशन का, प्रीलिम्स। ज़्यादातर लोग इसी से बाहर हो जाते हैं। तो क्या एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मतलब इतने सारे लोग देते हैं, मेरे हिसाब से जो सबसे टफ आज के टाइम पे जो बना हुआ है वो प्रीलिम्स है। इस बार का भी प्रीलिम्स आप देखेंगे बहुत टफ आया है, हर बार अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या एक स्पेशल स्ट्रैटेजी आप बताते हैं, आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की? बेसिकली मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, सो आई वाज वेरी मच स्कैर्ड। अब जिसका नहीं होता है ना, तो उसके जीवन बस एक ही चीज़ रह जाती है, प्रीलिम्स क्लियर करना। प्रीलिम्स मेंस की पढ़ाई ना इधर उधर चली जाती है, तो बहुत मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि वो 4-5 साल वो प्रीलिम्स देते ही रह गए बेचारे। हाँ, तो अब बताइए प्रीलिम्स इतना टफ है। इस साल का मैंने पेपर देखा, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर वाले क्वेश्चन देख करके मैं कहा 7 ऑप्शंस थे सर। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर मतलब क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए? देखिए, हमको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि अगर हमारे लिए अनसर्टेन है तो दूसरे कैंडिडेट के लिए भी, जो हमारे साथ compete कर रहा है उस सिलेक्शन के लिए, उसके लिए भी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे लिए केवल डिफ़िकल्ट है। तो वही 2-3 चीज़ों की मैंने बात करी। तो इसका एक ही तरीका है, या तो आप जब पेपर देने जा रहे हो तो आप खूब सारी टेस्ट लगा के जाओ, और टेस्ट करने के बाद उनके सोल्यूशंस रीड करो। चाहे वो सोल्यूशंस आपने मतलब चाहे वो आपने सही किया हो तो भी रीड करो, चाहे वो गलत किया हो तो भी रीड करो। और मैं बताता हूँ कि आपको मिनिमम तो मिनिमम 60 टेस्ट करने हैं, और अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा रहे हो तो आप 100 टेस्ट करके जाओ प्रीलिम्स के लिए। तो आप जब 10,000 चीज़ों को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखते हो, और जब आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं और उनको आप कॉम्प्लीमेंट करते हो करंट अफेयर से, तो हमेशा इनमें से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ फंसेगा ज़रूर। तो अगर आप, जैसे मैंने अब बताया 1 पेयर 2 पेयर वाला क्वेश्चन, तो अगर आपके लिए 1 पेयर 2 पेयर वाला क्वेश्चन, तो मेरे लिए भी 1 पेयर 2 पेयर वाला क्वेश्चन है। तो हर किसी के लिए वो इक्वल है। अब होंगे कुछ मतलब विरले लोग जो सब सही करके आ जाए, पर हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस कट ऑफ क्लियर करनी है, और मेरी समझ से कट ऑफ वही जाएगी 87 से, जैसे इस साल 87 आई है, अगले साल 87 से 92 के बीच में जानी। मेरा पर्सनल व्यू था इस साल के क्वेश्चन पेपर को देख करके। तो एक तो ये चीज़ है कि टेस्ट करना है। दूसरा, आपको एनसीईआरटीज़ अपने बेसिक्स को रिवाइज करना है, कि अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने बोला ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, अगर फंडामेंटल्स जो आ रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन आपको सही करने हैं उनको सही करना है, उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और रही बात थर्ड चीज़, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस साल मेरे कोई कह रहा, जैसे आप ही कह रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े टफ थे, इकोनॉमी के भी क्वेश्चन टफ थे, तो अगर वो आपके लिए टफ है तो मेरे लिए भी टफ है। तो यू कैन ट्राई टू डू बेस्ट। जो हम जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं। और चौथी चीज़ जो प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगा वो है सीसैट की पढ़ाई। सीसैट आपको करना है। मैं देखता हूँ लोग 120 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं जनरल स्टडीज में, और सीसैट में 50-60 में निपट जाते हैं। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे जनरल स्टडीज़ में तो 83 था, मेरा नहीं क्लियर हुआ, लेकिन सीसैट में 68.33 था। तो अगर एक क्वेश्चन भी मेरा गलत हो जाता तो सीसैट नहीं मुझे बाहर कर देना था। तो लेकिन मैंने वर्क किया, तो मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 110 बने सीसैट में, थर्ड अटेम्प्ट में 92 बने। पर थर्ड अटेम्प्ट में मेरे पास टाइम नहीं था, तो एक ही बार मैंने इतने अच्छे से मेहनत कर ली कि मेरे को दूसरी बार में भी, अब मेरे पास टाइम नहीं, 16 दिन की पढ़ाई कर सकते थे। तो चौथी चीज़ तो आपको सीसैट पे फोकस करना है। और पाँचवीं चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स पे कभी कभार इतना ज़्यादा फोकस होने लगता है, हमको लगता है हर चीज़ ही करंट दे रहा है यूपीएससी, कि हम अपनी बेसिक्स को भूल जाते हैं। एक है शायद ओक्खम्स रेजर का प्रिंसिपल है कि द सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो वही है, स्टिक टू द बेसिक्स, उनको रिवाइज करो। ये 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आप कर सकते हो, दिस इज लाइक अ रामबाण उपाय।
उसके बाद करंट अफेयर्स पे, मतलब वही करंट अफेयर्स कंपाइलेशन ये जो करंट अफेयर का तो ना अब तो एक इंडस्ट्री बन गया है सर। हाँ, जी, छोटे छोटे बिल्कुल, वीडियोस आते बिल्कुल। हैं आजकल, है ना, वीडियोस चलते हैं मतलब। और मुझे लगता नहीं कि उनसे कुछ यूपीएससी विल नेवर आस्क दोस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। एक चीज़ जो है कि ऑडियो वीडियो का मीडियम तो बहुत अच्छा है ऑफ करंट अफेयर्स, बट आप लिखोगे किताब में वही जो आप पढ़े हो इन पेपर फॉर्मेट या इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट, जो मुझे समझ में आ गया था। तो करंट अफेयर्स के लिए वही है कि या तो कंपाइलेशन, जैसे मैं तो मेन 365 फॉलो करता था, पीटी 365 फॉलो करता था, और न्यूज़पेपर फॉलो करता था, और इन्हीं पे 2 पेपर को शिद्दत से फॉलो किया, और कुछ नहीं फॉलो किया मैंने। तो वही है कि आपको अगर लग रहा है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो यूट्यूब हमेशा है आपके पास, आप सर्च करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सर यूट्यूब पे तो ना आजकल ज़्यादातर चीज़ें ना मतलब मसालेदार हो गई हैं, जिस पे आपको जिस पे व्यूज़ मिलते हैं। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जब बात हमारे करंट अफेयर की हो रही है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि प्री के अंदर में देखो कोई आप मतलब भगवान तो है नहीं कि आप कुछ अलग करके जाओगे, जो आपको आ रहा है वही आपके बराबर साथ वाले एस्पिरेंट को आ रहा होगा। 10% बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो शायद एग्जाम दोबारा दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, उनको पता होगा वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, बट उनके लिए भी पेपर ऐसा ही आएगा। क्योंकि सर एनवायरनमेंट में लो प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं, वो छोटी मोटी, पता नहीं उसका कभी नाम नहीं देखा, वो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार की जो ऑर्गेनाइजेशन थी मैंने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, और मैं पिछले लगभग 4 साल से एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, और 3 साल उससे पहले मैंने पढ़ा है, 7 साल हो गए मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी आज तक, फिर भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने पूछी हुई थी। तो बहुत सही बात बोली सर ने कि स्टिक टू द बेसिक, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आप अच्छी चीज़ें कर पाओगे, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भी नहीं भागना है। सर करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है, मतलब कितना इफेक्टिव होगा न्यूज़पेपर रीडिंग? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि इनिशियली 1 से 1.5 साल में मुझे सच्ची में नहीं पता था कि द हिंदू से मुझे पढ़ना क्या है, और जो चीज़ थी भी ना सर, मैं पढ़ के भी उनको मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ये एग्जाम में इस टाइप से आएगी। तो क्या न्यूज़पेपर रीडिंग इफेक्टिव है, या उसके लिए कोई और सॉल्यूशन है? क्योंकि इनिशियली कोई बच्चा मुझे लगता नहीं कि वो द हिंदू को मतलब उस तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकता है जो एग्जाम में आता है। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने द हिंदू से स्टार्ट करी थी, बट इवेंचुअली इन द मिडवे आई शिफ्टेड टू इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट। यही 2 अखबार मैं अपने मेंस के लिए पढ़े थे। प्रीलिम्स के लिए यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि न्यूज़पेपर रीडिंग मतलब ऐसे बहुत कॉन्क्रीट हेल्प नहीं करती, पर ऐसा भी नहीं है कि आप प्रीलिम्स के पहले नहीं पढ़ोगे, अचानक से मेंस के बीच में पढ़ लोगे, प्रीलिम्स होने के बाद पढ़ लोगे तो फ्लो नहीं बनता है। तो आई वुड रेकमेंड प्रीलिम्स न्यूज़पेपर रीडिंग टू कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको बताऊं, इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत फोकस किया न्यूज़पेपर रीडिंग पे, और मेरे 2 ही सोर्स थे करंट अफेयर्स के। एक न्यूज़पेपर जो मैं पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट, दूसरा मेरी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन। इन 2 को मैं कंबाइन करके पढ़ता था। मैंने और कुछ नहीं छुआ इस साल। मैंने ना योजना छुआ, ना मैंने कुरुक्षेत्र लिया, डाउन टू अर्थ, ज्योग्राफी एंड यू, मैंने इसमें से कुछ नहीं रेफर किया, और इनको ही बड़े शिद्दत से पढ़ा है मैंने। उसके बाद ऐसा है करंट अफेयर्स में कि न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ता था, सबसे पहले फ्रंट पेज, उसके बाद एडिटोरियल, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद वर्ल्ड वाला सेक्शन, उसके बाद इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही है, उसके बाद इंटरनेशनल, उसके बाद जो बचा कुचा है जो एंसिलरी स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं, तो फॉलो करते रहते थे। तो इस तरीके से हमेशा एडिटोरियल में पहले पढ़ लेता था, क्योंकि आप फ्रेश माइंड से जा रहे हो तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज एडिटोरियल इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्वर्सेशन। आप आज एक एडिटोरियल आया है, लेट्स से ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, एंड समबडी राइट्स इन फेवर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, फिर 1 दिन 2 दिन बाद आएगा समबडी राइट्स इन अगेंस्ट दैट, तो आपको वो कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी पड़ेगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दो न्यूज़पेपर से। मैंने नहीं करी नोट्स मेकिंग, मुझे ज़रूरत नहीं लगी, लेकिन आप कर सकते हो। और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स जो कंपाइलेशन आता है उसको आपको एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवाइज़ करना ही करना है। तो मैं उसको क्या करता था कि जो एक बार तो पूरा रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आई यूज़ टू मार्क द इंपॉर्टेंट एरियाज विद येलो, मैं सॉफ्ट कॉपी पढ़ता था, और द वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज एज ग्रीन। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज थे उसको तो 4 बार मिनिमम रिवाइज करना है, और जो येलो वाला एरिया था उसको 2-3 बार करना है, और 1 बार पूरी किताब पढ़ लेनी है। तो बस यही 2 मेरे सोर्स थे करंट अफेयर्स के। और हिंदू मैंने मिडवे छोड़ दिया था, तो मैंने लास्ट हिंदू पढ़ा होगा, आई थिंक कोविड आया था मार्च 2020 में, मैंने लास्ट हिंदू पढ़ा है जनवरी 1, 2020। उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया, एंड मुझे उसकी कमी की वजह से मेरा सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया। फिर मैंने न्यूज़पेपर उठाया इस साल अक्टूबर 12, 2021 को, लेकिन अब उससे पहले टाइम ही नहीं था, और बहुत बड़ा गैप हो गया था बिटवीन दिस मेंस एंड द नेक्स्ट प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ कोविड, सेकंड वेव आ गई थी।
तो उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो बड़ी शिद्दत से हर दिन मैंने 2 अखबार पढ़े और मैं बहुत टाइम के साथ पढ़ता था। मैं हमेशा, जैसे आप कह रहे हो कि टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे साथ भी यही होता था, हर किसी के साथ होता था। तो मैंने समझ लिया कि मेरे लिए 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ नॉट ए कप ऑफ टी फॉर मी। ये 45 मिनट्स में पढ़ लिया, खोल करके एडिटोरियल भी पढ़ लिए सारे, तो मैं 1.5 घंटा हर एक न्यूज़पेपर को देता था। इंडियन एक्सप्रेस को भी मैं 1.5 घंटा देता था, मिंट को भी मैं 1.5 घंटा देता था। अगर वो 1 घंटे में भी खत्म हो रहा है तो मैं उसको खींच देता था। नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ लो, पर 1.5 घंटा टाइम वॉज फिक्स्ड फॉर माई न्यूज़पेपर। तो दोनों को 1.5 घंटे, तो मैं 3 घंटे, मैंने 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर 10 को प्रीलिम्स था, अक्टूबर 11 को रेस्ट लिया, अक्टूबर 12 आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो मैं न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है टिल जनवरी 7, जिस दिन ऐसे का पेपर था। तो मैं जब जा रहा था सेंटर पे ऐसे लिखने, उस दिन भी मैं गाड़ी में मिंट पढ़ने जा रहा था, बिकॉज मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता था। इट्स लाइक अ रिचुअल दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, दैट हर मॉर्निंग को आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो मैं चाहता था कि वो दिन भी बहुत स्पेशल ना बने, क्योंकि अगर स्पेशल बनेगा तो हमारे ऊपर स्ट्रेस बनेगा। तो लेट्स कीप दैट डे एज नॉर्मल एज पॉसिबल। और सबसे नॉर्मल चीज़ क्या है? सुबह उठ के, मैं सुबह उठ के तो नहीं पढ़ता था न्यूज़पेपर, रात में पढ़ता था, लेकिन उस दिन में एटलीस्ट कुछ तो सेंस ऑफ नॉर्मलसी हो। वो सेंस ऑफ नॉर्मलसी वाज न्यूज़पेपर। तो चलो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, चलो यार कुछ तो आ गया। और उस दिन भी अखबार में कजाकिस्तान के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वो मैंने अपने ऐसे में एज एन एग्जाम्पल डाल दिया। तो कभी ना कभी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो यूज़ आएगा, एंड रीड इट विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं तो ये कहूँगा कि 2-3 घंटे न्यूज़पेपर। और जब करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आ गई जस्ट बिफोर योर एग्जाम, तो मैंने जनरल स्टडीज़ के टाइम से 1 घंटा कम कर दिया, ऑप्शनल के टाइम से 1 घंटा कर दिया, लेकिन 3 घंटे जो फिक्स था उसको मैं पढ़ता था। हमें भी दिक्कत होती थी न्यूज़पेपर एडिटोरियल कंप्लीट करने में, हमें भी वही समस्याएं होती थी जो मतलब आप बता रहे हो कि एडिटोरियल आपने खोल लिया, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। तो ये समस्या, मेरी समस्या हर किसी को होती है, हमें कोई अलग तरीके। एक्चुअली दिस प्रॉब्लम वाज एट द इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम तो मेरे को तो बहुत इशू थे सर। हमें तो एंड तक हुई है। नहीं, मेरे को इशू इसलिए होते, देखो अभी क्या है ना, देखो सर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है जब आपको पढ़ना होता है, एक होता है जब आपको पढ़ाना होता है। आज ना मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अकेले की नहीं होती। मॉर्निंग के अंदर मेरा ऑन एन एवरेज 12 से 13 हज़ार बच्चे डेली मेरा करंट अफेयर का शो देखते हैं। तो आप सोचो, मैं अकेले की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 12 से 13 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी, मुझे ना वो फील होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो फील होती है। अच्छा सर, करंट अफेयर के मुद्दे को मेरे हिसाब से आपने बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर का और आपने न्यूज़पेपर के टॉपिक को कवर किया है। मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए एक ऐसे ही ना, एक आप प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट बताएं और क्या क्या बुक्स आपने फॉलो की हैं, एक जो स्टैंडर्ड बुक्स हम फॉलो करते हैं, तो एक बार वो प्लीज़ अगर आप बताएं तो। बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। बिल्कुल सर। हिस्ट्री के लिए तो मैं कहूँगा कि मैंने तो एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, तमिलनाडु बोर्ड पढ़ा, पर मैंने तो इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरा 3rd अटेम्प्ट था। पर मेरी समझ से एनसीईआरटीज आर द मस्ट। ज्योग्राफी के लिए मैं इतना बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, देन पीएमएफ ज्योग्राफी वाला सोर्स आप पढ़ सकते हो, और फिर जीसी लियोंग में जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स हैं, जैसे वाटर से क्या लैंडफॉर्म बन रहा है वो पढ़ लो, तो ऐसे ज्योग्राफी आपकी हो जाएगी। पॉलिटी ओनली लक्ष्मीकांत, जो आपने बताया, आपने ज़्यादा लिख लिया था, तो पॉलिटी में मैंने केवल लक्ष्मीकांत पढ़ी है। और इकोनॉमी मैंने श्रीराम IAS के जो नोट्स थे। एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़े, मेरा बैकग्राउंड ही उसमें है, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमी में था। तो इकोनॉमी मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी है। इकोनॉमी लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी सॉरी श्रीराम IAS से पढ़ी है मैंने, माई अपॉलॉजी, श्रीराम IAS से पढ़ी है। साइंस एंड टेक मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ा है। सोशल जस्टिस जो सोसाइटी वाले टॉपिक्स हैं वो भी मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ा है। एंड आफ्टर दैट ज्योग्राफी मैंने बता दिया है, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब हो तो गए। कोई बुक्स वगैरह मतलब स्पेसिफिक एक लिस्ट आप बच्चों को बताना चाहेंगे? जैसे मतलब ज्योग्राफी में मुझे आपकी बात सुन के समझ आ रहा है कि कोई एक बुक है नहीं। एनसीईआरटी वो बुक है, उसके बाद पीएमएफ IAS जो ऑनलाइन सोर्स है, उसके बाद जीसी लियोंग से आपने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स का कंप्लीट कर लिया तो आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है। और एनवायरनमेंट मैंने पीएमएफ, मैंने शंकर IAS से स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली आई शिफ्टेड टू पीएमएफ। तो पीएमएफ के जो एनवायरनमेंट वाले नोट्स हैं मैंने उनको मतलब आई स्टिक टू देम। आई थिंक ये 5 चीज़ें हो गई। और अब इसके अलावा कुछ भी और था तो मैंने कोई सेपरेट नोट्स नहीं बनाए, कोई कोचिंग मटेरियल को रेफर नहीं किया। आई सिंपली रेफर टू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन दैट आई वाज फॉलोइंग, वेदर इट वाज साइंस एंड टेक हो गया, या वो सोशल जस्टिस या सोशल इशू से रिलेटेड कोई इशू हो गया, या गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड, तो अब गवर्नमेंट स्कीम्स के भी कंपाइलेशन आते हैं। उसके बाद आई थिंक अगर आपने ये सब कर लिया है, 2-3 बार पढ़ लिया है, तब आप इंडिया ईयर बुक पे चले जाओ। और अगर बजट आ गया है उस साल तो आप बजट रेफर कर दो। इकोनॉमिक सर्वे में भी आप यू कैन रीड इट इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स कि यार एक साल मुझे पता है इकोनॉमिक सर्वे में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था जैसे डेड वेट लॉस, तो यूपीएससी पूछ सकता है व्हाट इज डेड वेट लॉस।
एक साल एक क्वेश्चन यूज़ हुआ था, टर्म यूज़ हुआ था, फाइनेंशियल रिप्रेशन, तो वो यूपीएससी पूछ सकता है आपके प्रीलिम्स में। अब जैसे क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रहा था जो कि रिजर्व बैंक फेड रिजर्व कर रहा था, तो आप अगर वो आप उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता था कैपिटल आउटफ्लो, और उससे हमारा इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है आरबीआई को टू स्टॉप दैट कैपिटल आउटफ्लो, इन्फ्लेशन, तो इन सबसे चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अगर वो चीज़ कोई चीज़ मेंशन है आपके इकोनॉमिक सर्वे में, आप उसका टर्म को समझो, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तो दे एक्सपेक्ट यू इफ़ यू आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे कि आपको इन बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कोई एक टॉपिक आपका डिफिकल्ट है, जैसे मेडिवल इंडिया लॉट ऑफ पीपल फाइंड डिफिकल्ट, तो मैंने क्या किया था, मैं 4-6 टेस्ट ले आया मेडिवल इंडिया के, और उनमें 400-600 क्वेश्चन थे मेडिवल इंडिया के, मैंने सबको किया, सबके सोल्यूशंस रीड किए। विद इन आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उन 400 क्वेश्चंस में ही पूरी मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस इधर उधर से फंसने लगे थे। तो ये एक तरीका है फॉर योर प्रीलिम्स कि आप कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आप उसके 4-6 टेस्ट मार्केट से उठा लो, सॉल्व करो, सोल्यूशंस रीड करो, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो और टेस्ट ले आओ। देयर आर n नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टुडे, हर किसी की टेस्ट सीरीज आती है और हर किसी के टेस्ट में एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे। पर अगर एक बार आपने कर लिया है ना वो 10,000 क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, तो उसके बाद आप देखना कि इतने क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे कि आप 110 से ऊपर स्कोर करो। और अगर आप 110 से, मैं तो कहता हूँ कि आप प्रीलिम्स अपना ना एक कंफर्टेबल मार्जिन से क्लियर करो, ताकि आप जब अगले 20 दिन पढ़ाई कर रहे हो, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल फ्री होके पढ़ो, टेंशन ना हो। वरना अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे हो तो आपकी 20 दिन पढ़ाई तो होगी, लेकिन एक आप 100% फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे। तो ये मेरी बुक लिस्ट भी थी। अब तो यूपीएससी ने मतलब आसान भी काम कर दिया इस पर। रिजल्ट आप देख रहे हो कितनी जल्दी 17 दिन में आ गया, 17 दिन में रिजल्ट आ गया। तो यूपीएससी उस स्ट्रेस को ना बहुत जल्दी मुझे लगता है कम कर देगा। लेकिन 17 दिन की भी बहुत वैल्यू होती है। 17 दिन की भी बहुत वैल्यू है। आप 17 दिन में अपना एक ऑप्शन जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर सकते हो, आप समझोगे, क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर लो, बायोजोग्राफी कंप्लीट कर लो, और फिर इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जब आप 17 से स्टार्ट करोगे तो आपको मोमेंटम बनना 17 दिन के बाद स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप 17 दिन पे पीक पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके पास और कुछ तो करने को है नहीं। ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार कोई जॉब कर रहा होगा तो जॉब भी नहीं जा रहा होगा, कोई सर्विस में होगा तो सर्विस में नहीं जा रहा होगा। तो वो 17 दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और फिर वो आप ना अपने आप को बूस्टअप करते हो कि यार मैं 17 दिन पढ़ लिया, उसने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मैं तो पहले ही आगे निकल गया रेस में। और जब आपको 90 दिन मिल रहे हैं, उसमें 17 दिन इट्स लाइक 1/5 ऑफ योर टाइम, और आपको तो 1 सेकंड नहीं वेस्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब मेरा अक्टूबर 10th को प्रीलिम्स हुआ है, अक्टूबर 11th इज़ दी ओनली ब्रेक जो मैंने लिया था। मैं डिगिन गया था, सीपी में है शायद डिगिन। उसके बाद मैंने एक ब्रेक नहीं लिया है टिल 16th ऑफ जनवरी, जब मेरा लास्ट पेपर था इन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2। उसके बाद से मैंने फिर पढ़ा भी नहीं है कुछ इंटरव्यू तक, लेकिन उसके पीछे मैंने ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि टाइम ही बहुत कम होता है। 90 दिन का टाइम मिल रहा है, आपको जनरल स्टडीज़ भी करना है, ऑप्शनल भी मास्टर करना है, एस्से भी देना है, टेस्ट भी लिखने हैं, रिवाइज भी करना है 3-4 बार, टाइम कहाँ है। तो 17 दिन का भी बहुत महत्व है इन दैट सेंस। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेंस की। तो मेंस में हम 2 पार्ट में बाइफरकेट करके पढ़ते हैं, मतलब आप बात करते हैं आपसे। फर्स्ट हम बात करते हैं जीएस सेगमेंट की, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। उसके बाद में ऑप्शनल तो है, तो ऑप्शनल में तो आपसे डिटेल में चर्चा होगी। जीएस के लिए ऑप्शनल में क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए, मतलब कौन सा पेपर मतलब जो है हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं, क्या स्टडी मटेरियल हमारे पास होने चाहिए? जनरल स्टडीज़ का तो मैं अगर पेपर 1, 2, 3, 4 के अगर मैं कुछ मतलब इन सब के लिए मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बता दूं। पहली चीज़ जो मैंने करी, विच आई रियलाइज, मेरे पिछले अटेम्प्ट में 376 थे। दिस ईयर आई हैव 429 इन माई जनरल स्टडीज़, और वो इसीलिए हुआ, मैंने अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करी। तो पहली मिस्टेक जो मैंने रियलाइज़ करी कि मैंने टेस्ट नहीं लिखे थे। लास्ट ईयर मैंने 0 टेस्ट लिखे थे जनरल स्टडीज़ के, तो इस साल मैंने लिखे हैं 8-9 टेस्ट जनरल स्टडीज़ के। तो टेस्ट सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज। सेकंड, हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल, डेटा, फैक्ट, फिगर, किसी में एग्जाम्पल जाएगा, किसी में डेटा जाएगा, किसी में फैक्ट जाएगा, किसी में फिगर जाएगा। कुछ ना कुछ करके आपको डालना ही डालना। तो ये डेटा जो फैक्ट्स सब न्यूज़पेपर से सब न्यूज़पेपर से मिलता है। और मैं कभी कॉपी नहीं बनाता था, पर मैं साथ साथ अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो साथ साथ मैं टेस्ट भी लिख रहा हूँ। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो मैंने टोटल अराउंड 26 to 30 टेस्ट लिखे थे। एंड व्हेन यू आर राइटिंग 26 to 30 टेस्ट इन 30 days, इन 90 days पीरियड जो आपको मिलता है, विच मीन्स यू आर राइटिंग 1 टेस्ट एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन आप एक टेस्ट लिख रहे हो, तो आप हर तीसरे दिन यू आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद टेस्ट। और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आपको डेटा, फैक्ट, फिगर भी मिल रहा है, आप उसको अपने टेस्ट में भी डाल रहे हो, तो आप मोटिवेटेड होकर जाओगे नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर कि यार अगला टेस्ट जो हमारा 2-3 दिन बाद पड़ेगा उसमें भी कुछ ना करेगा। तो आपकी एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाती है, एंड यू हैव टू कंटिन्यू दैट लूप।
ब्रेक नहीं करना है। दैट्स वाई इसे कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ के 10 दिन का ब्रेक ले लोगे, फिर 10 दिन बाद पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि मैं उस लेवल पर हूँ। आप उस लेवल पे पहुंचोगे, यू विल फॉल डाउन, यू वोंट रियलाइज, फिर आप जाओगे, फिर आप बढ़ाओगे। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको टेम्पो बिल्ड करना है, टेम्पो आप नहीं ब्रेक कर सकते हो। तो एक तो कंसिस्टेंसी, तीसरा आपको अपने सोर्सेज बिल्कुल लीस्ट मिनिमम रखने हैं, जितना आप मिनिमम में कर सकते हो। आपको वो रियलाइज़ होगा जब आप टेस्ट लिखोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि मैं इतना सब कुछ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन यहीं से आ रहा है और इतना ही पढ़ के मैं सारे क्वेश्चन कर ले रहा हूँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी का एनालिसिस केवल टेस्ट से होगा। तीसरी चीज़ तो ये हो गई। और चौथी चीज़ मैं ये कहूँगा कि टेस्ट जो आप लिख रहे हो उसको 3 घंटे वाले टेस्ट लिखने हैं। मैं कहता हूँ आंसर राइटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर 20 क्वेश्चंस को 3 घंटे में इस तरीके से लिखना कि आपका नंबर 100+ आ जाए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ में 119 है। उसने बहुत कवर अप कर लिया, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दोस मार्क्स। बट मैंने अगर इन 2 पेपर में कुछ किया है वो ये है कि बिल्कुल रीसेंट फैक्ट फिगर्स डेटा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इस साल लास्ट ईयर कन्नौज में हमारे यूपी में शायद किसी पुष्पक जैन और पुष्प जैन के ऊपर रेड पड़ी थी बिकॉज ऑफ सम उनका कोई इशू था, दे वर करप्ट पीपल एंड वन ऑफ देम वाज अ मेंबर ऑफ एमएलसी। तो जब इस साल क्वेश्चन आया था कि एमएलसी की वर्किंग के ऊपर, तो आई गिव एग्जांपल ऑफ हाउ दीज पीपल गेट इलेक्टेड टू एमएलसीज। सो आप पॉजिटिव भी दे सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे इन महाराष्ट्र आई थिंक उद्धव ठाकरे वाज बिकेम द चीफ मिनिस्टर थ्रू एमएलसी रूट। तो एक वो एडवांटेज भी हो गया कि मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन गो देयर। हमारे यूपी में भी ऐसा हुआ था, बट एक डिसएडवांटेज भी हो गया ना कि एट फर्स्ट यू कैन गिव रिप्रेजेंटेशन टू वेरी गुड पीपल एंड एट द अदर एंड सम दीज पीपल लाइक दिस who have lot of money they can get elected to MLC। तो इस तरीके से बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में एस्से जब मैं लिख रहा था तो कजाकिस्तान के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो मैंने अपने एस्से में डाला था कजाकिस्तान के प्रोटेस्ट के बारे में एंड दैट वाज देयर इन द न्यूज़। तो इस तरीके से बिल्कुल रीसेंट फैक्ट फिगर्स डेटा मैंने अपने लिखे थे। आई थिंक रही बात बुक्स की, मैं बुक्स के बारे में बात करूँ, लिस्ट एक बार बुक की अगर जैसे जनरल स्टडीज़ में पेपर 1 में आप वही आता है मॉडर्न इंडिया और आर्ट एंड कल्चर। तो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और फाइन आर्ट्स की बुक हो गई, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आई रेफर टू नॉर्मन लोव। नॉर्मन लोव मैंने बड़े अच्छे से पढ़ी थी, मेरे क्लास 12th में भी मैंने वो पढ़ी थी क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ से आता हूँ, ICSE बोर्ड में दैट बुक इज़ रिकमेंडेड। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने पढ़ी थी इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस 1947, ऐसी एक किताब है NCERT। ज्योग्राफी मैंने बता दिया, GC लियोंग, PMF। मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि आपको सेम सब्जेक्ट को मेंस में जाके आपको कुछ अलग अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ जो चीज़ आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, वही चीज़ आप मेंस में पढ़ो। ये मतलब कुछ अलग नहीं। हाँ, इससे मतलब ये भी कंफ्यूजन रहता है। मतलब बच्चों को लगता है प्री के लिए अलग है, नहीं, मेंस के लिए। बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये बात बताओ, ये जो अभी आप पढ़ा रहे हो ज्योग्राफी में, ये प्री के लिए मेंस के लिए। मैं कह यार सुनिए, ज्योग्राफी है, सीख ले, ये प्री में भी यही रहेगी, मेंस में बदल थोड़ी ना जाएगी। जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है प्रीलिम्स का, आपको बस तरीका डिफरेंट करना है। जब आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो आप वोल्केनोस के नाम रटो कि यार माउंट एटना इज इन इटली, एटना इटली में तो है, इटली में ही माउंट एटना इज इन इटली। जब आप पढ़ रहे हो मेंस के लिए, माउंट एटना एंड माउंट सिसिली, हाँ माउंट स्ट्रॉम्बली भी शायद वहीं, स्ट्रॉम्बली भी वहीं पर है। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। व्हेन यू आर रीडिंग फॉर योर मेंस, वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनिक मैकेनिज्म क्या होता है। यूपीएससी वोल्केनिक मैकेनिज्म नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, पर वोल्केनो कहाँ पर है मैचिंग में आ सकता है। तो पढ़ना वही है, तरीका डिफरेंट है। तरीका वहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाएगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के लिए वही NCERTs, PMF के नोट्स एंड देन लैंडफॉर्म वाले चैप्टर्स फ्रॉम GC लियोंग। सोसाइटी मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से पढ़ा था, जो मैं मेंस 365 पढ़ता था, मैंने वहाँ से कवर कर लिया था। दीज टॉपिक्स जो बहुत वीक से हैं कि अर्बनाइजेशन, खैर वो मैंने पढ़ा तो इन कंपाइलेशन से था, पर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इश्यूज, ये सब हमारी ज्योग्राफी में भी कवर, आप जानते हो ज्योग्राफी में कवर होता है। मुझे क्या लगता है ना, ज्योग्राफी में ऐसा कोई सेगमेंट है ही नहीं जो छूटता है, जो मुझे पर्सनली फील होता है। तो इसीलिए मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है कि एवरीथिंग जो भी आप, मतलब इतना एक्सपोजर, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है आपको, सिलेबस बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। बट मुझे क्या लगता है अगर आप ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, तो GS का बहुत ज़्यादा पार्ट है जो आप कवर कर लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन कवर हो रहा है पेपर 1 में, बिकॉज ऑफ दैट मेरे बहुत अच्छे नंबर हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 में, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी एज माई ऑप्शनल। सो ज्योग्राफी विल गिव यू डिविडेंड्स। अगर पेपर 1 का सिलेबस बड़ा है तो यहाँ पे फायदा भी मिल रहा है। आपका सिक्योरिटी वाला इशू जो पेपर 3 में आता है, इन्वायरमेंट वाला इशू, एग्रीकल्चर वाला इशू, सब्सिडी वाला इशू, all of them are part of your geography optional।
इंटरनेशनल रिलेशंस भी somehow they asked this year they have asked about the India Bhutan relationship. तो पेपर 2 में आप इंटरनेशनल IR पढ़ रहे हो, वो भी आपके ज्योग्राफी में आ रहा है. So there's hardly any part of a syllabus which is not covered in the geography. अब मैं अगर पेपर 2 के सोर्सेज पे आऊँ, पेपर 2 में तो लक्ष्मीकांत, वही मैंने बताया, लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स और मेंस. अब लक्ष्मीकांत जब मेंस की बात करेंगे तो वो पूछेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट करने वाले मेंबर्स कौन हैं प्रीलिम्स के लिए. उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होता है, ये होता है, वो होता है. जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो व्हाट आर द इश्यूज विद द वर्किंग ऑफ, तो इस तरीके से पढ़ना है. और उसके बाद गवर्नेंस वाले पार्ट में मैंने नोट्स बनाए थे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, एनजीओ हो गया, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन सोसाइटी हो गया, या प्रेशर ग्रुप्स हो गया. इन सब के मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए थे. एंड दीज नोट्स आई टुक फ्रॉम या तो ARC के रिपोर्ट्स में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के वो कुटुंबश्री का बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये सब ARC की रिपोर्ट से ले लिया था. IR मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. देन करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी आती है IR की, तो आप उसको रेफर कर लो. बस दैट्स इट. दिस वाज माय सोर्स फॉर पेपर 3. पेपर 2, पेपर 3 का ऐसा था कि पेपर 3 में एवरीथिंग इज करंट अफेयर ऑलमोस्ट. तो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक्स के, FCI वाले टॉपिक्स के, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले टॉपिक्स हमारे ज्योग्राफी में भी कवर हो जाते हैं. लेकिन मैंने नोट्स बनाए थे इनके अलग से. एंड दोज नोट्स आई एक्चुअली यूज देम इन माय ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 आल्सो. तो इस तरीके से कंबाइन था. उसके बाद एनवायरनमेंट मैंने PMF से बता दिया. इंटरनल सिक्योरिटी का तो ऐसा था कि आई मेड माई सेल्फ मेड नोट्स, और मैंने वो नोट्स बनाए थे वाजीराम की येलो बुक से. और उनको जब बार बार मैंने पढ़ा तो उनमें इंटरनेट के थ्रू मैंने वैल्यू एडिशन किया. सो बाय द एंड ऑफ इट मेरा सारा नोट्स बन गया था. एंड आई वाज कंफर्टेबल विद दोस नोट्स. आई थिंक दैट्स हाउ आई कवर्ड माय पेपर 3. उसके बाद जितने भी टॉपिक्स थे पेपर 3 में, आई रेफर टू करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, उसके लिए भी करंट अफेयर्स का मैंने मेंस 365 पढ़ ली या न्यूज़पेपर पढ़ लिया. तो इन सब चीज़ों से मैंने बेसिकली, आपको पेपर 3 में ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर्स को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन इज पार्ट ऑफ योर पेपर 3. उसके बाद एथिक्स में यही था कि जो भी टॉपिक्स हैं एथिक्स के, उन पे आप नोट्स बनाओ. हर एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करो. ईदर दोज एग्जाम्पल्स शुड बी फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, और वो करंट अफेयर्स से हो सकते हैं. इंटेग्रिटी के बारे में आप बात कर रहे हो तो एग्जाम्पल गांधी जी के कोई स्टेप्स ले लो. तो उस तरीके इंटेग्रिटी पे नोट्स बना लिया, एटीट्यूड पे भी नोट्स बना लिया, और एग्जाम्पल दे दो कि भाई कौन से टाइप का एटीट्यूड का एग्जाम्पल कौन सा है. उसके बाद टेस्ट. एथिक्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ दैट यू शुड डू स्पेसिफिकली अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज. आप कोई भी मार्केट से ले लो, पर एथिक्स में पेपर लिखना है. और फिर इन सारे पेपरों के पेपर देखो, जो जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 2 3 होता है उसमें कम लिखना रहता है किसी पेपर में, पर एथिक्स के पेपर में आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा. एथिक्स के पेपर में लिखने की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर लेंदी आता है, आपको वहीं सोचना भी है, केस स्टडीज़ को आपको प्रैक्टिस करना है. वहीं पर आप सोचे केस स्टडी नहीं लिख पाओगे, तो केस स्टडी नहीं लिख पाओगे. पर द बेस्ट चीज़ इज़ कि आप प्रैक्टिस खूब करो एथिक्स के पेपर को. आई थिंक दिस वाज हाउ आई प्रिपेयर्ड. एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकॉन की बुक को रेफर किया था. यू कैन रेफर टू एनी अदर बुक विच यू फाइंड इन द मार्केट. दिस सुब्बा राव भी है, वाजीराम की येलो बुक भी है. सो यू कैन रेफर टू एनी अदर बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे. तो दैट्स हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग इज देयर. ओके. अच्छा सर, अब काफ़ी देर से मैं खुद भी वेट कर रहा था कि मेरे बेस्ट पार्ट पे आते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल पे आते हैं. तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बताते हो? पेपर 1 पेपर 2 के लिए सेपरेट, बुक्स पे भी बताते हैं, बुक्स पे भी बात करनी है आपको, और क्या स्पेसिफिक आपने, क्योंकि आपका ज्योग्राफी में हाईएस्ट है, मतलब ये काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ज्योग्राफी के वेटेज की वजह से आपकी रैंक बहुत अच्छी है. तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था, मतलब आप जब बोल रहे थे इतना सारा, तो मैं सोच रहा था कि हम कब ज्योग्राफी में आएँ. तो एक बार ज्योग्राफी का मुझे और बताइए सर, कि ज्योग्राफी के लिए क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या बुक्स हम फॉलो करेंगे, कौन से पर्टिकुलर नोट्स हमें फॉलो करेंगे, नोट मेकिंग हमें खुद से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर मैं ब्रीफ में बताऊं अपनी ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी, पहली चीज़ थी नोट मेकिंग. मैंने सारे टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे. अब आपको पता होगा ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, सबकी 2 3 3 कॉपियाँ थी. बायोज्योग्राफी की एक कॉपी थी, मॉडल्स की भी एक सेपरेट कॉपी थी, थॉट्स की भी एक सेपरेट कॉपी थी, पॉपुलेशन सेटलमेंट की भी एक कॉपी थी. तो इन सब की एक सेपरेट कॉपी थी. सेकेंडली, मैंने प्रिपरेशन बहुत एनालिटिकल की है. आपको पता होगा कोबर की जो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है, आपको केवल थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं मिलेगा. यूपीएससी आजकल पूछ रही है क्रिटिकली एनालाइज दैट, तो आपको डेविस, पेंग, एलसी किंग, इन सब की आपकी थ्योरी को क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना है. तो माई नोट्स पर क्रिटिकली एनालाइज के पर्सपेक्टिव से मैंने बनाए थे. थर्डली, रिविजन, इट्स मस्ट. एंड फोर्थली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है टेस्ट लिखना. मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें 12 टेस्ट थे. मैंने उनमें से 10 टेस्ट लिखे थे, और मैंने वो बड़ी शिद्दत से टेस्ट लिखे थे. 3 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 3 घंटे अच्छे से टेस्ट लिखा. वो बहुत ज़रूरी है. टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत है आपके ऑप्शनल में. और जब आप बहुत सारे टेस्ट लिख लेते हो, देखो 4-5 टेस्ट से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन जब आपका नंबर ऑफ टेस्ट का बढ़ता है ना 10वें टेस्ट तक, तो आपने देखो कितने सारे क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव एनकाउंटर्ड 20 into 10 काइंड ऑफ 200 क्वेश्चंस यू हैव इनकाउंटर्ड.
और हमेशा कुछ ना कोई क्वेश्चन फंसेगा जरूर। इस साल इंटरलिंकिंग रिवर्स पे क्वेश्चन फंस गया, पंचायती राज वाला क्वेश्चन फंस गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला क्वेश्चन, ये सब मैंने 10 दिन पहले अपने टेस्ट में लिखे हैं और वो वहाँ पर आ गए, तो मैंने थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख दिया। आई हैड सो मच ऑफ टाइम। जब आपको क्वेश्चन पता होता है क्या लिखना है तो आपको लगता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है लिखने के लिए। उसके बाद हर क्वेश्चन में आई थिंक इफ आई कैन टॉक अबाउट और हर क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना है। जैसे इस साल क्वेश्चन आया था लैंडस्लाइड के ऊपर, आप उसमें 4-5 एग्जाम्पल दो। तो उसके बाद एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आप दे सकते हो रीजनल पर्सपेक्टिव। रीजनल पर्सपेक्टिव का मतलब कि अगर क्वेश्चन आता है जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के ऊपर, तो केवल आपको एक इंडिया का मैप बना करके बताना नहीं है कि हिमालयन पर्सपेक्टिव है, हिमालयन कंपोनेंट है, पेनिनसुलर कंपोनेंट है। आप स्टेट और रीजन वाइज, स्टेट रीजन वाइज, और मैंने उसमें केवल गंगा का मैप बनाया, गंगा रिवर का, यमुना का, केन, बेतवा, उनको जोड़ा, दौधन डैम दिखाया, टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व दिखवाया, और उसमें शहर भी मार्क कर दिए, दिस इज पार्ट ऑफ ए मैपिंग। तो वहाँ पे छतरपुर है, पन्ना, सतना, रीवा, तो इट्स गिव्स अ वेरी रीजनलिस्ट पर्सपेक्टिव। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हो तो ड्रॉ ओनली द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ एंटायर इंडिया। उसी तरीके से जब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का आया तो मैंने बहुत डिटेल डायग्राम बनाया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, जहाँ पे दादरी से वो कनेक्ट हो रहा था JNPT तक, और उसमें शहरों के नाम फुलेरा, मारवाड़ जंक्शन, पालानपुर। तो ये सब जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर के पास जाएगा कि यार हाँ, दिस इज द वे यू राइट आंसर, दिस पर्सन हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 में तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन आप जानते होंगे कि पेपर 1 में जैसे जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें कुछ टॉपिक्स बड़े टफ हैं, डेनुडेशन, क्रोनोलॉजी, चैनल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो, तो वो चैनल मॉर्फोलॉजी और जो डेनुडेशन क्रोनोलॉजी है, ये सबसे मुश्किल लगता है। हाँ, ये नाम ही ऐसे ऐसे इंटुक्लुंग, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। वो है ना, पेंग का मॉडल है, एंतविक लंग, एप्स्टेजन, एंतविक लंग, ऑफस्टेजन, एंतविक लंग, तो ये सब हैं। तो आपको पहली बार अगर ये टर्म यूज करोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आनी चाहिए कि चैनल, अगर जैसे आप सारे, पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, पेपर 1 का सिलेबस इज वास्ट, आपको सिलेबस कवर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कोचिंग ली थी, मैंने नोट्स बनाए, फिर मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट किया। फिर जब मैंने देखा खुद, जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने देखा कहाँ पे एनालिटिकल नोट्स नहीं है। मैंने रियलाइज किया कि मुझे पेंग की थ्योरी, डेविस की थ्योरी पूरी पता थी कि इस तरीके से माउंटेन बनता है, फिर वो करते करते प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हमको ही पता है। साइकिल नाउ जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो हमको पता है साइकिल ऑफ इरोशन की थ्योरी ही डेविस की मॉडल है एक तरह से। पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्रिटिकली एनालाइज द वो आई थिंक प्लेस फंक्शन, और वो जो थ्योरी है डेविस, आई थिंक डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोशन इज अ फंक्शन ऑफ 3 कॉन्सेप्ट्स, टाइम, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ऐसे। तो उन्होंने क्रिटिकली एनालिसिस पूछा था। तो आपको डेविस की मॉडल्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आने चाहिए, सिमिलरली कोबर के मॉडल के। सिमिलरली अगर आप ज्योग्राफिकल थॉट भी पढ़ रहे हो तो आप रेडिकल ज्योग्राफर्स पढ़ रहे हो तो उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स भी आने चाहिए आपको। केवल ये नहीं कि ज्योग्राफिकल फिलोसफर्स क्या थे, उन्होंने क्या क्या दिया है। आप क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो ये नहीं पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाला हार्वी था एक बंदा, हार्वी ने क्या क्या दिया और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस के क्या पॉजिटिव्स है। पॉजिटिव्स ये हो गया कि भाई मैथमेटिकल हो गई ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक हो गई ज्योग्राफी। नेगेटिव क्या हुआ, डीह्यूमनाइज ह्यूमन बींग्स को एक मैथमेटिकल एलिमेंट की तरह देखने लगा। तो जो एक पुराना तरीका था कि हम ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करेंगे, वो नहीं बचा, वो चला गया। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस आया। तो इसको हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना है हमको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में। तो एक तो सिलेबस कवर करने वाली बात हो गई, उसमें टाइम लगेगा। और देखो जो टॉपिक टफ है जैसे डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, आप डिसाइड कर लो पहले कि यार मुझे 15 मार्कर करना है या नहीं करना है 20 मार्कर। आता ही है। तो अगर आप डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, आप तब भी इतना पढ़ के जाओ कि अगर वो कंपल्सरी 10 मार्कर में आता है आपको लिखना है। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था अल्टीप्लेनेशन के ऊपर, एंड मेनी पीपल फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर बिकॉज अल्टीप्लेनेशन में क्या था किसी को नहीं पता था, और मैंने आंसर लिख दिया था। मैंने उसमें 3 डायग्राम के साथ आंसर लिखा था बिकॉज मैं पढ़ के गया था। मैंने एक कमिटमेंट करी थी अपने से कि चाहे सब कुछ अच्छे से ना आता हो बट सब कुछ आता हो। अच्छे से वाले टॉपिक तो आप 20 मार्कर में आपको जो चॉइस होती है आप 2 क्वेश्चन तो निकाल ही ले जाओगे। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। इस साल जो क्वेश्चन था, दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। 2-3 क्वेश्चन तो चीख के कह रहे थे कि हमको ही अटेम्प्ट करो तो नंबर हमें मिलेगा ज़्यादा, चाहे आपको इक्वली आते हो सारे क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर भी अटेंड करना है। रही बुक्स की बात तो मैंने बताया सविंदर सिंह, नोट्स से, वीडियो लेक्चर से कॉम्प्लीमेंट किया। और मैं क्या करता था कि अब जैसे डेविस की मॉडल है मेरे पास, लेकिन उसमें क्रिटिकली एनालिसिस नहीं है तो मैं लिखता नहीं था। सविंदर सिंह पे गए, पेज फाड़ा, चिपका लिया। सो बाय द एंड ऑफ इट
एट द एंड जब मैंने पढ़ाई करी है, मेरे पास जियोमॉर्फोलॉजी की 2 कॉपियाँ थी, क्लाइमेटोलॉजी की 2 कॉपियाँ थी, मैंने जैसे बताया अभी। और जब अगर पेपर आता था तो मैं उन्हीं कॉपियों को पढ़ रहा था, मैं यहाँ से इधर भाग नहीं रहा था कि यहाँ से ये पढ़ लेता हूँ, यहाँ से ये पढ़ लेता हूँ। कंक्रीट कर लिया एक जगह, हर जगह हमने इकट्ठित कर लिया, कंपाइल कर लिया। एंड नाउ ये कॉपी इज माई बाइबल, माई भागवत गीता, ठीक है। तो मुझे इसी से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। अगर कैसा भी टेस्ट है तो आपके पहली बात आपको एक आपके दिमाग में ये चीज़ कंफर्म्ड हो गई कि और कहीं जाना ही नहीं है, यहीं से पढ़ना है इसी को। उससे क्या होगा कि वो एक कॉपी आप ना 4-6 बार रिवाइज कर लोगे, उसका रिविजन करना है, उसके बाद टेस्ट देना है। दैट्स हाउ। और पेपर 2 का क्या है, पेपर टू में क्या है कि पेपर 2 में वॉट एवर द सिलेबस इज, सिलेबस से बहुत कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस, बहुत जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं। द ओनली वे यू कैन मेक योर आंसर बिट डिटेल्ड कि आप केस स्टडीज यूज़ कर रहे हो, डायग्राम्स यूज़ कर रहे हो, रीसेंट फैक्ट फिगर डेटा दे रहे हो, तो इनसे आपका आंसर लगेगा। और पेपर 2 में क्या है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर केवल आप प्रैक्टिस से कर लोगे। आप एक भी पेपर मत लिखो पेपर 1 का, मैं नहीं रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज लेट्स से डेविस की साइकिल, अगर आपने पढ़ा है तो आप उसी को लिख करके आओगे। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, पेपर 2 में। और सोचने भी एक कैपेबिलिटी है विच यू डेवलप थ्रू रेगुलर इटरेशन। और रेगुलर इटरेशन का मतलब क्या है, टेस्ट लिखना। तो टेस्ट इसीलिए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और रेगुलरली आपको टेस्ट लिखने हैं। जैसे मैंने 10 टेस्ट लिखे, आउट ऑफ 26 to 28 टेस्ट दैट आई हैड रिटन दिस ईयर, 10 वर ऑप्शनल। तो मेरा फोकस था ऑप्शनल का। और अगर मैं डेली अपने शेड्यूल की बात करूं तो हर रोज़ 50% टाइम मेरा ज्योग्राफी में जा रहा था। अब उसने मेरे को डिविडेंड दिया, ज्योग्राफी में 306 आ गए, विच इज़ अ गेम चेंजर काइंड ऑफ अ थिंग। और जनरल स्टडीज पेपर में मेरे 120 आ गए, विच इज़ अगेन अ गेम। उसमें भी उसने सपोर्ट ही किया है, उसने सपोर्ट किया है। दैट्स व्हाई इसे आप ज्योग्राफी अपना स्ट्रॉन्ग करो, आपको हर जगह डिविडेंड देगी। पेपर 1 में भी देगी, और जनरल स्टडीज पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 में तो अच्छा नंबर आएगा। तो और ये एक चीज़ और मिथ ब्रेक करता है कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं मिलता। अगर मेरे 306 आ रहे हैं, इस मीन एवरीवन who has written good answers he can get those marks। तो ऐसा मिसनोवर जो कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं कि ज्योग्राफी ये सर ये कॉन्सेप्ट वो लोग बनाते हैं जिनको खुद नहीं मिले। और वो खुद नहीं मिले इसीलिए नहीं मिले क्योंकि उन्होंने शायद आपसे उतना पढ़ा नहीं है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील आएगा ज्योग्राफी के लिए। मैं एक ऐसे बंदे से बात करूँ ज्योग्राफी में जो फेल ही हुआ है, वो तो ऑब्वियस ही बात है ना। तो ये आप अपने व्यूज़ किसको देख के बनाते हैं ना, कहाँ से आप डिसाइड करते हैं कि सोचते किसकी बातों को सोच के आप सोचते हैं ना कि ये करना नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस बात को ध्यान रखिए। तो ज्योग्राफी वाले बच्चे जितने भी हो, ठीक है, देखो सर की बात सुन लो, समझ लो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ सोचना है ही नहीं। ज्योग्राफी इज़ अ गेम चेंजर। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो इट विल डेफिनेटली पे योर डिविडेंड, और बहुत अच्छे से आपको डिविडेंड पे करेगा। आप देख लो 12वीं रैंक यार, मतलब बहुत अच्छी रैंक है। और क्या पता आप थोड़ा और अच्छे से कर लो तो ये टॉपर बन जाए, रैंक 1 2। मैं तो चाहता हूँ कि रैंक 1 भी आ जाए ज्योग्राफी से। आ जाए, देखो सर चाहते भी हैं, और इसीलिए देखो उन्होंने इतना इलेबोरेट करके इतना फोकस तरीके से बताया। सर आपसे एक बात मेरी और हुई थी, तो आपने बोला था कि जैसे आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे तो आफ्टर योर एग्जाम आपने वो छोड़ दिया था, उसके बाद शायद आपने इंटरव्यू तक कुछ नहीं किया। मेरा मतलब क्यूरोसिटी हुई थी मुझे उसी टाइम पूछने की कि इंटरव्यू के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपने फॉलो नहीं की क्या? इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती? इंटरव्यू के लिए भाई न्यूज़पेपर। और इंटरव्यू में मैंने क्या किया, मैंने राज्यसभा टीवी, अब तो संसद टीवी हो गया है, संसद टीवी देखा, पर मैं जो पॉपुलर टीवी चैनल्स होते हैं जैसे इंडिया टुडे, रिपब्लिक, NDTV या और भी जो टीवी चैनल, उनके डिबेट सुनता था। तो उसमें क्या होता है कि दे आर वेरी ओपिनियन बेस्ड डिबेट्स, बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देने हैं, यू कैन मॉडरेट इट योरसेल्फ। अगर आप पहुंच रहे हो इंटरव्यू के स्टेज तक तो यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, और अगर कोई सिखाएगा और आप सोच रहे हो कि हम गलत बोल देते हैं और कोई हमको सिखाएगा, तो आप गलत ही बोलोगे जा करके। और अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बड़े अच्छे से पढ़ा, बस ये 2 चीज़ें करी। रेगुलरली मैं डिबेट फॉलो करता था, और मैं कट द क्लटर देखता था शेखर गुप्ता का, वो रेगुलर था। दिस वाज अ रेगुलर फीचर ऑफ माय प्रिपरेशन। इन सब उनके वीडियोस तो मतलब कभी कभार मिस भी हो जाते थे, बट कट द क्लटर इफ इट इज कमिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे, मैं उसको नहीं मिस करता था। उससे कई क्वेश्चन भी मेरे फंस गए। तो दैट वाज अ वे आई प्रिपेयर्ड फॉर माय इंटरव्यू। तो ये मेरा तरीका था इंटरव्यू का, नथिंग स्पेशल। इंटरव्यू के लिए बहुत न्यूज़पेपर, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी, करंट अफेयर्स और आपका डैफ। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो 2, और टीवी डिबेट्स देख रहे हो, और डैफ का आपको खुद पढ़ना है। तो न्यूज़ से वाई ऑन न्यूज़ में बहुत प्रो गवर्नमेंट मतलब व्यू मिलता था ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स, तो मैं वो देख लेता था। तो उसमें ग्रेविटास आता है, आई थिंक पालकी शर्मा होस्ट करती हैं, तो मैं वो देख लेता था उसको। तो इस तरीके से मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, नथिंग स्पेशल। तो
आपने नोट्स के ऊपर सर बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बात की है, जैसे ज्योग्राफी के आपके स्पेशल नोट्स थे, ऑल्दो आपने ये भी बताया कि आपने सविंदर सिंह किताब का पेज फाड़ के लाया, बट मतलब मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो टाइम बचा रहे थे, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट भी करना है जिस पे हम बात करेंगे। तो नोट मेकिंग का मतलब क्या रोल रहा है इस पूरी प्रोसेस में, क्या किस किस सेगमेंट के हमें नोट्स बनाने चाहिए? मैं तीनों सेगमेंट में आपसे पूछूंगा सर, प्री मेंस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का तो आपने बता ही दिया, मैं चाहता हूँ प्री और मेंस, मतलब नोट्स कितना कहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे? मेरा बहुत सिंपल सा फंडा था, नोट्स उन्हीं के बनाने जो चीज़ें फिक्स हैं। ऑप्शनल फिक्स है, नोट्स बना लो, ठीक है, करंट अफेयर्स फिक्स नहीं, उसके नोट्स नहीं नोट्स बनाने। नहीं बनाने। और ऑप्शनल आपको बार बार पढ़ना है, करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लिया फिर से नहीं पढ़ना है, जो अखबार एक बार आ गया आज का दिन का, आप 4 बार थोड़ा पढ़ोगे जी, अखबार। जी। तो इसलिए वो जो चीज़ें फिक्स हैं उसके आप नोट्स बना दो, पर दिस इज समथिंग आई रेकमेंड टू ऑल द पीपल। अगर आपका ऑप्शन है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ नोट्स। आप कोशिश करो कि सब कुछ नोट्स के फॉर्म में बन जाए। मेरा पूरा ऑप्शनल आई स्टडीड फ्रॉम नोट्स, आई डिड नॉट स्टार्ट किया बुक से, बट इवेंचुअली आई एंडेड अप टर्निंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ नोट्स। हर चीज़ नोट्स के फॉर्म में थी, चाहे आप कोई भी टॉपिक उठा लो ज्योग्राफी का, इवन डेनुटेशन क्रोनोलॉजी वाज इन टर्म्स ऑफ नोट्स। तो उसमें हिप्सोमेट्रिक कर्व वर्ब होता है, हाँ। वो सब मैंने डायग्राम में ऐसे ऐसे बना करके मैंने लिख रखा था। कायमूर रेंज पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबका मैंने एग्जाम डायग्राम डिटेल। जब बात हुई आपकी चैनल मॉर्फोलॉजी की, तो उसमें चैनल हाइड्रोलिक ये वो सब तो याद भी नहीं है, तो वो सब मैंने नोट्स के, अब याद भी नहीं करना है। सही बात है, अब याद क्यों करेंगे? अब याद क्यों करेंगे? तो उन सब को मैंने, मैं मतलब डिफिकल्ट टॉपिक्स का मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि डिफिकल्ट टॉपिक्स से भी बनाए और इजी टॉपिक्स पे, कि मतलब वाटर से क्या क्या इरोजन फीचर फॉर्म हो रहा है, उन सब के भी नोट्स। जो डायग्राम था डेविस का, वो भी मेरे नोट्स में था, मैंने क्रिटिसिज्म बस फाड़ के चिपका ली थी, बट मोर और लेस एवरीथिंग वाज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ नोट्स। मेरी जो कॉपी थी ज्योग्राफिकल थॉट की, वो इतनी से स्टार्ट हुई थी, बाय वैल्यू एडिशन इतनी धीरे धीरे पढ़ के बड़ी मोटी हो गई, उसमें सब कुछ था। अब मुझे कहीं और रेफर करने की जरूरत नहीं थी कि मैं सुदीप अधिकारी पढ़ूं या आर डी दीक्षित को तो मैंने पेज ही फाड़ के चिपका दिए थे उसमें। तो इस तरीके से मेरे सोर्सेज थे, मतलब नोट मेकिंग। अगर मैं जनरल स्टडीज़ की बात करूं तो एथिक्स के नोट्स में थे, पेपर 3 भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज इन टर्म्स ऑफ नोट्स, क्योंकि आप एक बार एफसीआई के ऊपर नोट्स बना दो तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी के ऊपर बना दो ज़रूरत नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बना दो तो ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी के ऊपर बना दो दैट इज फिक्स्ड, बट अगेन यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट एवरीथिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, आप ताकि आपके नोट्स अपडेट होते रहें। पेपर 2 में लक्ष्मीकांत मैंने किताब से पढ़ा, उसका नोट्स नहीं बनाया, पर उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, एनजीओ, एसएचजी, उसके नोट्स बना लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड द करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मैंने नोट्स नहीं बनाया। कि कुछ लोग करते हैं, बना सकते हैं, इंडिया यूएस का एक नोट, इंडिया ब्रिटेन का एक नोट, इस तरीके से आप बना सकते हो। पेपर 1 में ज्योग्राफी तो मैंने अपने ऑप्शनल से ही कवर कर ली थी, और पेपर 1 में हिस्ट्री के स्पेक्ट्रम के मैंने नोट्स बनाए थे, बट स्पेक्ट्रम के आप ना भी बनाएंगे तो चलेंगे, दैट्स अ पर्सनल चॉइस। मेरे पास भाई 3 अटेम्प्ट थे, टाइम पे टाइम था हमारे पास तो हमने बना लिए नोट्स। और नितिन सिंघानिया कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाए थे, जैसे आर्किटेक्चर के और लिटरेचर के नोट्स बना लिए। और डांस फॉर्म्स होते हैं ना बहुत सारे, कुचिपुड़ी और ये सब बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मेरे से तो होते ही नहीं है। आर्किटेक्चर तो मेरे को मतलब समझ ही नहीं आता, याद मैं आज तक मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली, मैंने मतलब मेरी चॉइस है, ठीक है, यूपीएससी में मैं आर्ट एंड कल्चर को छोड़ देता तो वो उसके मैंने मेंस के नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। और मैंने क्या किया था कि मैंने नोट्स बनाने का तरीका निकाला था आर्ट एंड कल्चर में। हर आर्ट एंड कल्चर दुनिया में 3 चीज़ों का होता है। एक होता है लिटरेरी आर्ट, जिसमें आप लिटरेचर की बात करते हो। एक होता है विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट में कई तरह होते हैं, या तो आपने कहीं पे स्कल्पचर बना दिया तो वो मूवेबल चीज़ हो गई, या आर्किटेक्चर जो फिक्स चीज़ है, जैसे हुमायूंस टूम, स्कल्पचर में आपका आ गया जो अशोकन पिलर था। और तीसरी चीज़ होती है डांस। तो इस तरीके से, और उसके बाद होता है विजुअल और होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें आपका ये डांस उसी में आएगा, पपेट्री या हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो मैंने हर एक किंगडम जो भी इंडिया में थी, चाहे होयसलास से लेकर के चालुक्यास से लेकर के अशोकास को, हर एक पेज के नोट्स बनाए, जिसमें मैंने लिटरेरी आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स सबको समराइज कर दिया। अब होता हमारी किताबों में क्या है कि आर्किटेक्चर पे चैप्टर है तो सबका आर्किटेक्चर, मैंने यहाँ पे किंगडम वाइज डिवाइड कर लिया कि अगर क्वेश्चन आता है मॉडर्न पे तो आई हैव ए क्लैरिटी कि मॉडर्न में क्या क्या हुआ मोरलेस। तो इस तरीके से मैंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मैंने नोट्स बनाए थे। ज्योग्राफी तो मैंने वहाँ से पढ़ लिया, और सिक्योरिटी जो उसमें सोसाइटी वाला एलिमेंट था उसको मैंने करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से करा। तो मेरे हिसाब से नोट्स पे आपने काफ़ी मेहनत की। हाँ, नोट्स मैंने मतलब नोट्स से क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाती है प्रिपरेशन।
अब इतना सारा पढ़ना है। जनरल स्टडीज पेपर 1 का टेस्ट है अगले दिन, अभ्यास के मैंने 4 पेपर लिखे थे विजन पे, अब आपको एक दो दिन में 4 पेपर हो जाते हैं। आप कैसे सारा सिलेबस कवर कर लोगे? इट इज ओनली थ्रू द वेज ऑफ नोट्स। आपका सिलेबस कम हो जाता है, आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नोट्स बनाने हैं भाई, ठीक है। देखो नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मतलब इनडायरेक्टली सर यही कह रहे हैं कि नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बचता है सर मेंस के अंदर ही, एसे का पेपर। तो एसे के लिए क्या कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी? आपने बहुत अच्छे से बता दिया जीएस का, बहुत अच्छे से बता दिया आपने ऑप्शनल का। एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो बचता है हमारा, वो बचता है एसे का। तो उसके लिए क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? नोट मेकिंग करें, न्यूज़पेपर से करें, या कहीं बुक से करें? तो वो बहुत डायनामिक होता है जो ऐसे का पूरा है। और अभी तो इस साल मैंने देखा है कि जो ऐसे आया है वो पूरा ही मतलब वो सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, मतलब वो आप कहीं से देख ही नहीं सकते हो। लिटरली ऐसा लगता है कि एक बार जाके ना बैठ के जो एग्जाम देने चला जाता है उसको तो कुछ ना कुछ लिखना है, बट जो बाहर मेरे जैसा बैठा है वो देख के ही सोचता है कि भाई ये तो ना हो पाता। एक अप्रोच से जाना पड़ेगा, मतलब पुश हार्ड, दैट्स इट। जो आ रहा है आपको लिखना है। अगर आपके लिए वो फिलोसॉफिकल शॉकिंग था तो मेरे लिए भी शॉकिंग था। एवरी एस्पिरेंट के लिए वो, मतलब दैट्स अ शॉकर टू एवरीवन। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो कॉमन अप्रोच थी मैंने वही फॉलो करी। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कंटेंट तो आपका पेपर 1 2 3 4 से आ जाएगा। मेरे हर एक पैराग्राफ का एक स्पेशल स्ट्रक्चरिंग था कि मतलब आर्ग्यूमेंट लिखा, उसका रीज़न दिया, और उसको एक एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर दिया, ताकि अगर आप कोई फिलोसॉफिकल बात भी कर रहे हो उसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है तो फैक्ट हो जाता है। तो फैक्ट में नंबर ज़्यादा मिलता है मेरे हिसाब से एज कम्पेयर टू अ वेरी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट। तीसरी चीज़ आंसर राइटिंग, टेस्ट राइटिंग टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 6 ऐसे लिखे, मेरे वही नंबर आते थे 130 के आसपास, और 128 मेरे ऐसे में आया। बट आई थिंक 128 दिस ईयर इन ऐसे इज अ वेरी गुड स्कोर, बिकॉज फिलोसॉफिकल है ना। लास्ट ईयर मेरे 131 थे, आई थिंक 131 कम है कंपेयर टू 128 इफ वी सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर। और चौथी चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि जो थीमेटिक तरीका आपके ऐसे में होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल सोशल तो करना ही है। जनरेट अ कॉन्वर्जेशन इन योर एसेस, कि आप खुद ही पूछो। जैसे इस साल एक ऐसे आया था, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिस। तो मैंने खुद ही पूछा, कैन देयर ऑलवेज बी व्हाइल राइटिंग ऐसे मैंने खुद ही, कैन देयर ऑलवेज बी अ बेटर प्रैक्टिस टू सो कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिस? तो मैंने कहा नो, नॉट ऑलवेज। लव, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनसे बेटर कोई प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट रिफ्यूट कर दिया। पर मैंने लिखा कि कैन देयर बी अ पॉसिबिलिटी वेयर देयर कैन बी बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, वहाँ पे मैंने लिखा हाँ। तो उसमें पॉलिटिकल में फिर आप थीमेटिक ले आओ। पॉलिटिकल में मैंने लिख दिया कि एक टाइम पे डेमोक्रेसी को बेकार कहा, एक टाइम पे मोनार्की वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट हमको अब लगता है डेमोक्रेसी है। इकोनॉमी में सोशलिज्म के ऊपर नाउ कैपिटलिज्म इज कंसिडर्ड बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इंडिया ने 1990 में शिफ्ट किया। सोशल में एक टाइम पे लोगों को लगता था कि सती इज द बेस्ट थिंग, बट नाउ वुमेन एजुकेशन। तो इस तरीके से जिस तरीके से टाइम चेंज होता है, देन आस्क अगेन क्वेश्चन व्हाट कैन बी डन। तो इस तरीके से आप नए नए ना डायमेंशंस क्रिएट करोगे और उनको आप थीमेटिकली डील कर लो, तो आपके पास। लेकिन फैक्ट लिखने हैं। अगर हर एक पैराग्राफ लिख रहे हो, गिव एन एग्जांपल और अ फैक्ट टू सब्सटैंशिएट योर पैराग्राफ, बिकॉज दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। पर इससे फायदा ये होगा कि हो सकता है मेरे बहुत एक्सेप्शनल मार्क्स तो नहीं है, लेकिन इतना है कि आपके बहुत बेकार नंबर भी नहीं जाएंगे। आई नो पीपल 120 मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है सर इस साल के हिसाब से ठीक है, बट आई हैव सीन पीपल हु एंडेड अप स्कोरिंग 70s, इन 70 to 80 के बीच में आए हैं। इस बार मतलब ट्रिपल डिजिट में जाना ना बहुत मुश्किल। हाँ, तो इस बार तो मैं तो ये करूँ, अगर आप ये टेक्निक्स फॉलो करोगे और फिर रिटरेट करना है प्रोसेस, राइट एज मेनी टाइम्स। कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितना आप लिख लोगे उतना आपका रास्ता आसान हो जाएगा, जितना उतना। और ये पहला पेपर होता है, तो जितना अच्छा आप कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। तो जितनी जल्दी आप जितना अच्छे से जाओगे, आपके लिए जर्नी और आसान होती जाएगी जनरल स्टडीज़ के लिए। सर बात करते हैं एक बार शेड्यूल की, क्योंकि जितना नोट मेकिंग और आपने बात की है, मुझे लग रहा है कि दिन के 4 से 5 1.5 घंटा आप न्यूज़पेपर में दे देते थे, तो मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे वहाँ गए आपके। उसके अलावा आपने नोट मेकिंग की बात की है, तो मुझे लग रहा है कि 2 घंटे आप नोट मेकिंग में आराम से दे रहे होंगे। तो आपकी जो डेली का रूटीन था, डेली का शेड्यूल था, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा। इस वाले अटेम्प्ट में वैल्यू एडिशन ज़्यादा हुआ है, नोट मेकिंग कम हुई है, क्योंकि नोट्स मैंने बना लिए थे पहले 2 अटेम्प्ट में। वरना अगर आप मेरा डेली शेड्यूल देखेंगे तो 8 बजे के आसपास मैं उठ जाता था। कभी भी मैं उठूँ, मेरे को 8:30 बजे टेबल पे बैठना है। दिस वाज अ जिद थी मेरी। और अगर नहीं इतना टाइम कि ब्रेकफास्ट नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट उठाऊँ, फिर 8:25 पे डजंट मैटर, ब्रश किया, बैठ गए, और फिर टेबल पे आएगा खाना, देखा जाएगा खाना है क्या। मैं डेलिबरेटली थोड़ा सा अपने आप को फास्ट पे रखता था, बिकॉज आई थिंक कुछ खा लेते हैं तो थोड़ा नींद आती है कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरा ऐसा था कि 3 स्लॉट थे दिन में, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वाला फिक्स 3 घंटे,
बारिंग नथिंग एल्स वाज फिक्स्ड। पर इतना फिक्स था कि पहला स्लॉट में लगातार खींचता था 5-6 घंटे, 4 घंटे तो मिनिमम, 6 घंटे मैक्सिमम। 8 से 12 या 1 8 से 1 यूजली मैं करता था, 8:30 से मैं कोशिश करता था कि 2:30 बजे से पहले ना उठूं, और वो ज्योग्राफी था। तो 9-12 घंटे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 6 घंटे तो ज्योग्राफी में चला गया। अब रिमेनिंग पूरा दिन बचा है, मेरे को 6 ही घंटे पढ़ना है, उसमें 3 घंटे फिक्स था करंट अफेयर के और 3 घंटे करंट अफेयर्स के लिए फिक्स था और 3 घंटे मेरा जनरल स्टडीज के लिए था। तो मतलब 12 घंटे आप डेली आपने ऑन एन एवरेज 12 घंटे हो जाती थी, पर कभी कभार 14 घंटे भी पहुंच जाती थी, कभी कभार 13 घंटे भी हो जाती थी, पर मैं कोशिश करता था कि 12-13 घंटे में खींच दूं। पर मेरा टारगेट था मिनिमम कि यू हैव टू टच एटलीस्ट 12 आवर्स। अब आप करना ही नहीं कुछ है, आप सुबह 8:30 बजे बैठ गए हो, आपको 11-12 बजे तक पढ़ना है रात में। बात है, जब कोई स्टूडेंट है तैयारी कर रहा है तो मेरे हिसाब से दूसरा कोई काम ही नहीं है उसके पास। उसके मेरे पास और मैंने बताया, जैसे अर्ली में मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, तो मुझे नहाने का, खाने का, कपड़े का कोई इशू नहीं था। मेरे पास केवल एक काम था, पढ़ाई करने का। तो 8:30 बजे बैठ गए तो कुछ काम ही नहीं है, बैठे हैं मतलब अगर आप सुबह 8:30 बजे बैठे हो, रात के 8:30 बजे तक 12 घंटे हो गया। उसके बाद आप जितना खींचो दैट इज अ प्रीमियम। तो उसी में मैं जो जिस टाइम पे ऑप्शनल का टेस्ट लिखना था, तो ऑप्शनल का टेस्ट 8:30 से 2:30 के बीच में कभी ना कभी लिखना है, जनरल स्टडीज़ का टेस्ट उसके बाद लिखना है, और करंट अफेयर्स में मैं कभी किसी दिन, करंट अफेयर्स फिक्स था 3 घंटे। लेकिन अब जैसे करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आ गई, कहाँ पे उसको फिट करें, तो मैंने जीएस से 1 घंटा घटा दिया, ऑप्शनल से 1 घंटा घटा दिया, और पर 3 घंटे न्यूज़पेपर वाज द ओनली थिंग दैट वाज फिक्स्ड इन माय शेड्यूल वाज 3 आवर्स रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से मैंने अपना 50% टाइम आई स्पेंट ऑन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी ने आपको अच्छा दिया भी है। हाँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सर 3rd अटेम्प्ट तक हम आए, मतलब 1st, 2nd, 3rd, मतलब डेफिनेटली कुछ तो मिस्टेक्स रहा होगा, और उन मिस्टेक से आपने डेफिनेटली कुछ सीखा भी होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको देख के जो एस्पिरेंट्स हैं ना, कुछ वो भी अपनी मिस्टेक्स जान लें और वो मिस्टेक्स ना करें, तो शायद उनको 3rd अटेम्प्ट तक ना जाना पड़े। तो क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपने आइडेंटिफाई की अपनी इस प्रिपरेशन के अंदर में, और कैसे आपने उनको रेक्टिफाई किया? आई थिंक अगर मैं अपनी मिस्टेक्स की बात करूँ तो पहली मिस्टेक्स तो ये थी कि टेस्ट ना लगाना। मैंने बहुत कम टेस्ट किए थे पिछली बार। आई थिंक ओनली टेस्ट आई रोड वाज ऑफ एसे, और उसमें मेरा स्कोर था 85 और मैंने टेस्ट नहीं लगाया था। राइटिंग टेस्ट सीरीज इज़ वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। पहले दूसरे अटेम्प्ट में मेरे सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, तो आई रिस्ट्रिक्टेड दो सोर्सेज। तो वही सोर्सेज अगर आप कम रखोगे, कहते हैं ना, रिवीजन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर स्टडीइंग। तो आप उसे घटा दो, रिवीजन बढ़ जाएगा। एक ही कॉपी है पढ़ने को, तो आप रिवाइज कर लोगे आसानी से। 4 कॉपी हैं तो आप चारों को एक बार पढ़ लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो रिवीजन का। तीसरी चीज़, इनकॉर्पोरेटिंग करंट डेटा, फैक्ट, फिगर्स इन योर आंसर्स, जो मैंने नहीं करता था मैंने किया। रीडिंग न्यूज़पेपर्स वेरी वेल, जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा था, इस बार मैंने 3 घंटे मैंने न्यूज़पेपर के लिए, मैंने कहा जो उस बार का कोटा था इसी बार निपटा दो, तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़े। और उसके बाद यही है कि लर्निंग फ्रॉम द अदर मिस्टेक्स। आपको भी रियलाइज़ होना चाहिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, ताकि अगर हमने एक टेस्ट में अगर ये मिस्टेक करी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी हज़ारों मिस्टेक हो जाए नेक्स्ट टेस्ट में, पर ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। यही तो इम्प्रूवमेंट है, सक्सेसिव इम्प्रूवमेंट जो होता है, इसी को कहते हैं ना। उसके बाद आप पकड़ोगे अपनी हज़ारों मिस्टेक को भी पकड़ोगे, पर ये एटीट्यूड आ जाएगा कि यार जो इस बार मिस्टेक हुई है वो नहीं पकड़नी चाहिए। तो ये सब 4-6 चीज़ें थी जो मुझे लगता है मैंने पकड़ ली अपनी सेकंड अटेम्प्ट में। और ऑप्शन के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑप्शन लेने के पहले जितना सोचना है सोच लो। ऑप्शन लेने के बाद ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपके मन में कि ऑप्शन हमें बदलना है। फिक्स once your option is fixed, do not ever think of changing it. A lot of people change their option. मैं नहीं बोलता हूँ कि it's a very recommendable choice. मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया था सेकंड अटेम्प्ट के बाद। माई मदर वॉज देयर, उन्होंने बोला तुम पढ़ चुके हो और देखो 251 से आई रीच 306। इफ आई कैन डू इट, एवरीवन एल्स कैन डू इट। पर मेहनत करनी है, ऑप्शनल रिक्वायर्स अ बिट ऑफ एफर्ट। और अगर आप यूपीएससी में आके भाग रहे हो तो फिर नहीं होगा यूपीएससी। बहुत सिंपल सी बात है। इट्स अ वेरी टफ थिंग बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। अब मैं इसको शुगर कोट नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो इसमें सर बहुत अच्छा लगा, मतलब जितनी डिटेल में, जितना इंसाइटफुली आपके साथ इंटरव्यू रहा, मुझे लगता है डेफिनेटली यार आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको गिन के ना 50 बातें बता सकता हूँ जो मुझे सीखने को मिला है। तो बहुत अच्छी बातें सर ने बताई, ठीक है। मतलब इतना इंसाइटफुल इंटरव्यू था, मेरे हिसाब से ये मेरा ज़िंदगी का बेस्ट इंटरव्यू था आज तक का जो मैंने किया है। अब सर सीरियस बातें बहुत हो गई, पढ़ाई की बातें बहुत कर दी, ठीक है। आपको भी पका दिया होगा मैंने कि यूपीएससी मतलब क्लियर करने के बाद में ये सब चीज़ें बार बार रिपीट करना थोड़ा सा। लेकिन अब चलते हैं एक मतलब थोड़ा सा मजाक की तरफ, थोड़ा सा मस्ती की तरफ। बच्चे भी सुनना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा, ठीक है, कि पढ़ाई के अलावा जो आपकी दूसरी साइड जो था लाइफ का वो कैसा था। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आपको उसके जवाब देने हैं। करें सर स्टार्ट करते हैं।
सर पहली जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट मेक्स यू एंग्री? When I say some things to people again and again and don't listen. ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा आपसे। व्हाट मेक्स यू होपफुल? Confidence in myself. व्हाट वाज वन बिफोर एंड आफ्टर इन योर लाइफ? What is? व्हाट वाज वन बिफोर एंड आफ्टर इन योर लाइफ? My mother. व्हाट मूवीज, बुक्स और टीवी शो चेंज योर लाइफ? I think books would be The Alchemist. ओके Movie would be Schindler's List. ओके। And what is the other thing? टीवी शो? TV show would be The Office. ऑफिस। एक्चुअली एल्केमिस्ट तो मेरे पास भी पढ़ी है, बट मैंने आज तक देखी नहीं है, मतलब पढ़ी नहीं है मैंने। अब इसको मुझे लग रहा है आपने बोला है तो मुझे देखना पड़ेगा। The way of viewing life. अच्छा, एक मैं चीज़ पूछना चाहूँगा सर, इफ़ यू कुड अंडरगो अ प्रोसीजर टू इरेज मेमोरी, व्हाट वुड यू इरेज? Death of my rabbit. डेथ ऑफ योर रैबिट। ओके, आप बहुत क्लोज कनेक्टेड थे इनसे। व्हाट इज योर डीपेस्ट फियर? Losing hope of what I want to do. अच्छा, नेक्स्ट है, व्हाट वाज योर लास्ट इम्पल्स बाय? Impulse buy. कि आपने इम्पल्सिव होके कुछ खरीद लिया हो ऐसे ही? Impulse buy. हाँ। I think my iPhone. ओके, योर आईफोन। व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? Watching movies and traveling. ओके। डू यू हैव योर ओन नेटफ्लिक्स अकाउंट और डू यू यूज समबडी एल्स? My own Netflix account. मैं किसी दूसरे का यूज करता हूँ आज तक। विच मूवमेंट वुड यू मोस्ट लाइक अ डू एवर ऑफ? Which moment I like the most? यस। I think the selection day. Oh, yes, 1:30 at 1:30. ओके, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब एट व्हाट एज यू वुड लाइक टू रिटायर? I would like to retire. I think I want to work. I will retire by the common age of 60, 65. आपने बहुत अच्छी बात कही, तो एक और पूछूंगा मैं सर आपसे, व्हाट सरप्राइज्ड यू द मोस्ट अबाउट द जॉब? About my job यस। is that people so much look up to you, even more than what you expect. Because when we were not in service, we were expecting, okay, people do look up to them. But what I'm seeing in the last 2 months of selection is that people do look up to you so much, more than what you expect. So you have to give them so much back. थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी बातें आपने बताई। इवन जो बाद वाला हमारा रैपिड फायर सेगमेंट जो था उसमें भी काफ़ी अच्छे जवाब दिए। मेरी तरफ से, अकेडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। Thank you. बहुत अच्छी बातें हुई। अब बात करते हैं जो नए एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करेंगे, उनके लिए सर का क्या मैसेज है? सर जो नए एस्पिरेंट हैं, मैं स्पेशली आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए, जो ऑप्शनल लेके आगे बढ़ना चाहते हैं एज अ ज्योग्राफी, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं सबके लिए पहले बात करूंगा, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए भी बात करूंगा। तो 4-6 बातें हैं, मतलब जो आई कैन टॉक टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स अबाउट। पहली चीज़ तो ये है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ कंट्रोल, इन तीनों का बहुत अच्छा मॉकटेल को लेकर आपको पढ़ाई करनी है। विदाउट देम आई थिंक एनी सक्सेस इन लाइफ इज़ नॉट अचीवेबल। सेकेंडली मैं बताऊँगा टेस्ट बहुत लिखने हैं। थर्डली न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से करनी है। फोर्थ आपका ये मैसेज होना चाहिए कि आपके सोर्सेज रिस्ट्रिक्ट हों ताकि आप बार बार रिविजन कर सको। फिफ्थ ये है हार नहीं माननी है, बिकॉज दिस जर्नी इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। देखो अप्स तो आते ही नहीं है, अप्स तो तब आएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे लिए तो आप अभी आया है जब मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन डाउन्स बहुत आएंगे और हर एक डाउन पे ऐसा मन करेगा हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, हम कुछ और करें, पर वो नहीं छोड़ना है। लास्ट ईयर मेरे लिए वो दिन था September 24, जब रिजल्ट आया था और मेरा नाम लिस्ट में नहीं था और मन कर रहा था कि मैं अटेम्प्ट भी ना दूं, पर आई गिव माई अटेम्प्ट एंड टुडे आई एम गिविंग दिस इंटरव्यू। तो 7-8 महीने में ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए कहूँगा कि आप डरिए मत कि अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर मैं 306 ला सकता हूँ तो आप 310 भी ला सकते हो, 320 भी ला सकते हो। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क करते रहिए, कंसिस्टेंटली करते रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 करेंसीज हैं सक्सेस की, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने पहले भी बोला, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ड वर्क तो हर बच्चा करेगा जो यूपीएससी में आ रहा है। एवरीवन विल वर्क हार्ड, पर वो क्या कंसिस्टेंटली कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, वो मैटर करता है और उसको डेली फॉलो करना है। अपना शेड्यूल बनाइए और मोटिवेटेड रहिए। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो मोटिवेशन इज अ नेचुरल फ्रेंड ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आप मोटिवेटेड रहोगे तो आप उसके टेस्ट लिखोगे तो आप और मोटिवेट होगे। तो भागना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है मेहनत से भागने वाला जो चीज़ होती है, मेहनत से नहीं भागना है। मेहनत शुड बी योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड।
अगर आपने उसको दोस्त बना लिया है तो सक्सेस विल बी एट योर फीट वन डे। सो बस मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए, निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ, और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करिए कि अगर आपके दोस्त बाहर जा रहे हैं तो आपके अंदर इतना होना चाहिए सेल्फ कंट्रोल कि हम अपने कमरे में बैठ के द मोस्ट बोरिंग काम करें, पढ़ाई का। तो करना पड़ता है बिकॉज एवरीथिंग सीम्स बेटर when compared to studying, but then studying is the sole thing that will help you get success in life. So for UPSC aspirant उनके लिए तो bread butter होना चाहिए स्टडी। तो ये मैसेज दे सकता हूँ। एक रिचुअल है सर अनअकैडमी में, जैसे आप आए हैं तो आपको एक टॉपर को जो चाहते हैं कि एक नेक्स्ट इंटरव्यू हमारे साथ करें, तो इसको हम टैग अ टॉपर बोलते हैं, तो आप किसको चाहते हैं कि हमारे साथ आके एक इंटरव्यू किया जाए? किसको टैग करेंगे आप? मैं करूँगा शुभम शुक्ला, रैंक 43। शुभम शुक्ला, शुभम जी शुभम शुक्ला रैंक 43। तो शुभम शुक्ला जी, आपके पास जल्दी हमारी टीम पहुंचेगी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप भी आएँ और एक जो है एपिसोड हमारे साथ जरूर करें। देखो, एक यूजुअल बात है जो हम हर सेशन में बोलते हैं, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। देखो, बहुत कीमती समय निकाला है, ठीक है, सर ने हमारे लिए, और हमारे लिए मैं कहूँगा आपके लिए, और इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का इन्होंने दिया है। तो डेफिनेटली यार, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे हिसाब से यार ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि आप जितना इसको लाइक करेंगे ना, बाकी लोग भी सीख पाएंगे। और जितने आप कमेंट कर सकते हो, एक बात मैं बता देता हूँ, सर पर्सनली इन कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और वो कोशिश भी करेंगे कि आपके कमेंट्स के रिप्लाई करें। तो प्लीज़ यार, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए वीडियो को, और जितनों के साथ आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।